जी जो इस मीटिंग में इस वक्त उपस्थित हैं सभी को राम राम नमस्कार। और आज पिछले 70 घंटे से बारिश हो रही है, मौसम बहुत बढ़िया है। और अपना जूम मीटिंग, ये हमारा वर्चुअल मीटिंग करने का बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमारे मंडल में ज्ञान का अथाह भंडार है। एक्सपीरियंस से लेके मतलब कोई किसी के पास 35-36 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 17-18 साल का है, और कोई अभी नया आया है लेकिन उसके पास बहुत सारे अच्छे आइडियाज हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि अगर हम एक दूसरे के आइडियाज को शेयर करते हैं, क्योंकि अगर हम देखते हैं एक दूसरे के आइडियाज को शेयर करके हमको ज्यादा सीखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं से कोई पावर पॉइंट या कहीं से कोई ट्रेनिंग करके हम आते हैं। मनोज भाई को मैं मन म्यूट कर देता हूँ, उनका से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। मनविंदर कुछ मैं कर कहोगे ना, वो सबको बोलो म्यूट कर ले, क्योंकि कुछ कहीं से वॉइस आ रही है। अब हो गया, मैं समझ गया। तो आज ये पिछला पिछला जो हमारी ट्रेनिंग सेशन था वो रिक्रूटमेंट पे था, और आज हमने सेशन रखा है नया एजेंट रिक्रूट। उस सेशन में एक साथी थे, उन्होंने सलाह दिया कि रिक्रूटमेंट तो हो जा रही है, बट जो नए एजेंट हम बना रहे हैं उनसे बिजनेस स्टार्ट करवाने में कुछ लोगों की अगर सहयोग हो, कुछ लोगों को अपने आइडिया शेयर कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब पिछले जो हमने मीटिंग करी थी उसमें हमारे डिवीजन में जो पिछले साल और इस साल जिन्होंने सबसे अधिक रिक्रूटमेंट की है उनको हम बुला नहीं पाए थे। आज यतिन बत्रा जी हैं 12M शाखा के, और वो इस मीटिंग में हैं और वो हमारे पहले स्पीकर हैं। तो जो पिछला रिक्रूटमेंट का सेशन जो शुभांकर जी ने बहुत शानदार लिया था, शुभांकर जी ने और केशवन जी ने, और हम लोग ने काफी उसको उससे सीखने को मिला था। तो उस परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए केवल उस क्लास का उस सेशन का एक जो हमारे साथी का रह गया था, उनसे आज हम सुनते हैं कि उन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए जो पिछले साल मेरे ख्याल से 45-46 उन्होंने रिक्रूटमेंट करी थी, और इस साल भी डिवीजन में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट की है। इनका परिचय मैं ऐसा देता हूं कि ये 19 साल की उम्र में फरीदाबाद ब्रांच में खुद जाके एजेंट बन गए थे, और वहाँ पे इनका काम इतना अच्छा रहा कि क्लब गैलेक्सी तक ये पहुंच गए वहाँ पे। और विकास अधिकारियों की जो भर्ती हुई, जो पिछला बैच था उसमें ये सेलेक्ट हुए थे, और हमारे गुड़गांव की 12M ब्रांच में इस वक्त पोस्टेड है। और इनका वे ऑफ रिक्रूटमेंट थोड़ा सा अधिक है, थोड़ा इसमें ये इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, काफी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा पिछले बार जिन तरीकों की हमने सुना उसके हट के थोड़ा यतिन बत्रा जी करते हैं। तो यतिन बत्रा जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप एक बार जो है अपने आप को अनम्यूट कर लें, और जो आपने पिछले साल और इस साल जो रिक्रूटमेंट अच्छी करी है उसमें अगर कोई हमारा साथी आपके जो तरीके का अपना सकता है तो वो अपने तरीके कुछ शेयर करें। नमस्कार मनविंदर जी, धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। सर, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैं 2020 में ज्वाइन किया, तो उस टाइम कुछ 2-3 महीने में किसी रीज़न से स्टार्टिंग में काम नहीं कर पाया। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो जून तक मैं जीरो पे था, मेरे पास एक भी एजेंट नहीं था। फिर जून और जुलाई 2020 के अंदर, जुलाई और अगस्त 2020 में मैंने 2 महीने के अंदर सर 42 एजेंट लगाए। वो किस तरीके से लगाए, उसके लिए हमने क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई, तो वो मैं अभी अपने सभी साथियों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। तो इसमें सर मैंने, जैसे मनविंदर जी ने अभी बताया कि मैं पीछे एजेंट कैटेगरी से रहा हूँ, तो सर ओल्ड इज गोल्ड जैसे बोला जाता है, तो एक कॉलिंग एक्टिविटी, जैसे कोल्ड कॉलिंग जिसको बोला जाता है, हमने अपने एजेंट टाइम में भी कोल्ड कॉलिंग के जरिए काफ़ी अच्छा काम करा था। तो उसी को हमने कंटिन्यू किया सर, और हमने 1-2 कॉलर्स हायर करे। तो उसमें बस इतना था कि हमारे जो इतना अच्छा प्रोफेशन है LIC, जिसमें एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम मिलती हैं हमें, तो इसी तरीके से हम सर कोल्ड कॉलिंग का डेटा फिल्टर करके, जो डेटा हम गूगल से भी हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बाकी अदर साइट्स हैं वहाँ से भी हम डेटा उठा सकते हैं, वहाँ से हमने सर कोल्ड कन्विंसिंग के थ्रू काफ़ी लीड्स जनरेट करी।
तो उसमें हमारा मकसद यही होता था कि हम सारी बातें, मतलब ये नहीं था कि हम कोल्ड कॉलिंग पे ही सारी बातें एक एक चीज बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि कोई सस्पेंस या कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बची मिलने की। ऐसा नहीं होता था, उसमें एक्साइटमेंट बनी रहती थी कि जो प्रोस्पेक्ट एडवाइजर है या एजेंट जो बनना चाहता है वो एटलीस्ट हमसे आके मिले। एक बारी अगर वो हमसे मिलने आ गया हमारे पर्सनल ऑफिस पे या ब्रांच ऑफिस में कहीं पे भी, तो उसको कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाता है सर। मतलब अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं, उसको 150 रुपये का एक एमआर जो हमने कटवाना है, और उसके बाद जो फी का लिंक तो उसको अपने बाय डिफॉल्ट जाता ही है यूआरएन आने के बाद। तो इस तरीके से सर कन्वर्जन बहुत इजी हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में भी सर, कल भी मैंने 4-5 फीस मेरे पास ब्रांच में बैठे बैठे ही आ गई। वो इस तरीके से आई कि एक तरीके से हमने सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, और अपना एक्टिव मतलब पैसिव इनकम भी अगर 2-4-5 साल आप अच्छे से काम करते हैं, तो उसके बाद आप किसी रीजन से अगर छठे साल काम नहीं कर पाते या 7वें साल आउट ऑफ किसी रीजन से भी, मतलब यू आर नॉट वेल या काम करने की स्थिति में नहीं है, तो हमारा ऐसा प्रोफेशन है जो रिन्यूअल इनकम आती ही आती है। अगर हम किसी जॉब में या किसी व्यवसाय की बात, जॉब की बात करते हैं, अगर 5 साल से कोई व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा है, छठे साल अगर वो किसी रीजन से नहीं जा पाता, तो क्या उसको सैलरी आती है? नहीं आती। तो ये बात काफी एडवाइजर्स को समझ आती है, और उस बात से कन्विंस होके वो लोग मतलब स्टार्ट कर लेते हैं इस काम को, इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। और ये सर पहली एक्टिविटी थी। उसके अलावा दूसरी एक्टिविटी, जैसे हमने काफ़ी एजेंट्स रिक्रूट किए सर, तो उसमें से कई एडवाइजर्स काम कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते। कई लोग हमसे आउट ऑफ टच हो जाते हैं, और कई लोग टर्मिनेट भी हो जाते हैं। तो जो हमारे टर्मिनेटेड एडवाइजर्स हैं, या मान के चलिए जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, केवल 6 या 12 पॉलिसी वाले ही एडवाइजर्स हैं, तो उनको भी हम अपना रिक्रूटमेंट पार्टनर बना सकते हैं। जैसे कि मैं जैसे करता हूँ, मैं वो तरीका बता रहा हूँ कि जो एडवाइजर मेरा पॉलिसी के लिए ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, तो उससे हम इस तरीके का कुछ दे देते हैं कि आप अगर विद इन 3 मंथ्स आप 4 रिक्रूटमेंट दीजिए, या 5 रिक्रूटमेंट दीजिए, या 3 रिक्रूटमेंट दीजिए, इस पे आपको ये मोबाइल फ़ोन या इस तरीके की कोई भी गिफ्ट दिया जाएगा। तो जिससे मेरे को इस एक्टिविटी से भी काफ़ी रिक्रूटमेंट हमारा हेल्प मिलता है। और इसी बहाने कुछ एजेंट्स भी हमारे जो टर्मिनेटेड हैं, वो एजेंट्स भी हमारे टच में रहते हैं, और लेटर ऑन अगर उन्हीं के रेफरल का कोई एजेंट अच्छा काम करने लग जाता है, तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि यार मैंने रेफरेंस दिया था, वो बंदा तो काम कर रहा है, मेरे में क्या कमी है। और वो हमसे आउट ऑफ टच भी नहीं जाता, वो अल्टीमेट कहीं ना किसी बहाने हमारे टच में रहता है, और हम इस व्यवसाय से जुड़ा रहता है। और हमें भी अगर एजेंट रेफरल दे रहा है, तो हमारा भी काम बढ़ रहा है, उससे भाईचारा भी बना हुआ है। और उस रेफरल में से अगर कोई 1-2-4 बंदों ने, एक ने भी अच्छा कर दिया, तो उसका भी हम रिटेन कर सकते हैं या उसको रीइंस्टेट करा सकते हैं, ताकि वो भी आगे इस काम को, मतलब इस ढंग से इस काम को समझ के इसमें कंटिन्यू कर पाए। ये सर दूसरी एक्टिविटी जो मैं करता हूँ। तीसरा सर, जैसे आजकल हम लोग भी अभी जैसे वेबिनार या गूगल मीट के जरिए अभी एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, इतने अच्छा मीटिंग हम कर पा रहे हैं। तो आजकल सर ऑनलाइन, जैसे टाइम चेंज हो गया, तो ऑनलाइन हमारी प्रेजेंस होनी जरूरी है। तो इसके लिए सर, जैसे फेसबुक एक्टिविटी, जैसे फेसबुक में हम एक बिजनेस पेज क्रिएट हो जाता है, हम में से ज़्यादातर साथियों ने करा भी होगा। तो उसमें सर 2 तरीके होते हैं। एक तो ऑर्गेनिक लीड्स होती हैं, जिसमें ऑर्गेनिक लीड्स में आप अपना जो भी आपके मतलब फ्रेंड्स लिस्ट, नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं, वो आप इंक्रीज कीजिए, किसी ग्रुप में आप इनवाइट कर दीजिए। तो क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ फ्रेंड्स बढ़ते जाएंगे, तो आपका जो भी आप पोस्ट करेंगे वो 1000, 2000, 5000 लोगों तक जाएगा। और वहां से ऑर्गेनिक विदाउट, मतलब उसमें कोई पैसों का इन्वॉल्वेंस नहीं होता, ऑर्गेनिक लीड्स आने लगती हैं। लेकिन एक और तरीका भी होता है सर, इस ऑर्गेनिक लीड के साथ साथ पेड, मतलब फेसबुक हमें प्रमोशन करने के लिए भी एक मतलब पेड जरिया होता है कि हम उसमें 1000 रुपीज पर डे, या 300 रुपीज पर डे, 200 रुपीज पर डे, या एक हफ्ते का हम अपना बजट लगा सकते हैं 1000 रुपये का। अगर हम हफ्ते का 1000 रुपये का बजट लगाते हैं, तो वो हम एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना रीच सेलेक्ट कर सकते हैं, किस सेगमेंट के लोगों को हम एजेंट बनाना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है, वो काफ़ी सारी फिल्ट्रेशन लग जाता है।
जिससे हमारी आसपास के एरिया के गुड़गांव के 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर, या दिल्ली में मैं बैठा हूँ तो दिल्ली के 12-15 मेरे रेंज के अकॉर्डिंग मैं सिलेक्ट करके वो लीड मतलब कैंपेन रन कर सकता हूँ, जिससे मेरे को काफ़ी, जैसे 1000 रुपीज़ का मैंने बजट एक वीक के लिए लगाया, तो मेरे को एक हफ्ते के अंदर अंदर 15 लीड आ गई, मान लो 20 लीड आ गई, 25 लीड आ गई, तो उन लीड्स पे फिर काम किया जा सकता है। लेकिन एक चीज सर जो मेरे को थोड़ा समझ आया ये चीज देखते हुए, कि हमारे साथ कोई ना कोई एक असिस्टेंट या कुछ ऐसा जरूर हो, रीजन बिहाइंड, अगर एज ए डीओ हम D1 भी कॉल हम ही कर रहे हैं, MRB कटवा हम ही रहे हैं, सारा काम हम खुद कर रहे हैं, तो समवेयर वो एजेंट मतलब वो इमेज क्रिएट नहीं हो पाता। तो अगर कॉल हमारे बिहाफ पे कोई और कर पाए, या कोई कॉलर हो या कोई असिस्टेंट हो, अगर वो कॉल हमारे बिहाफ पे कर पाता है और उसे बुलाने में, एक बारी ऑफिस बुलाने में वो कामयाब होता है, तो 100% वो एजेंट मतलब एजेंसी तो रिक्रूट हो जाती है वो, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एक बारी कोई व्यक्ति हमसे मिलने आ गया हमारे ऑफिस पे, तो आने का मतलब यही है कि वो फीस तो दे के जाएगा ही जाएगा। आज तक मेरे से जितने आदमी मिले हैं, कोई व्यक्ति ऐसे नहीं गया वापस कि वो आया और बिना फीस दिए चला गया, क्योंकि वो आया है तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट था, इसीलिए वो टाइम निकाल के आया है। तो आने के बाद हमारा जिस तरीके से हम डिस्कस करते हैं, तो उस वे में कहीं ना कहीं वो फीस दे के ही जाता है और आगे अच्छा करने की कोशिश करता है। चौथी सर, ये कुछ एक्टिविटी हैं जैसे कि बल्क एसएमएस वगैरह, इसमें कई जगह डेवलपर्स अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ये, तो बल्क एसएमएस हम मतलब विद इन ए डे 1 लाख मैसेज, 50,000 मैसेजेस, 25,000 अकॉर्डिंग टू अवर मतलब बाइंग कैपेसिटी जो भी है, तो हम एक दिन में पूरा रीच करके वो डेटा भी प्रोवाइड कर देते हैं प्रोवाइडर्स। तो हम एक दिन में 25,000 लोगों को मैसेज या 1 लाख में लोगों को मैसेज के थ्रू अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि ज्वाइन LIC, और जो भी मतलब कि जैसे जनरली जो मैं मैसेज भेजता हूँ वो होता है अर्न अप टू 1 लाख पर मंथ, और मोर देन बिटवीन 50,000 to 2 लाख पर मंथ, और पैसिव एंड एक्टिव एंड पैसिव इनकम बोथ। मतलब जनरली जो पैसिव इनकम की अगर हम बात करते हो, जैसे हम अगर पैसिव इनकम की बात करते हैं, तो कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि हम 2 साल काम करें और हमें कमीशन 20 साल तक मिलेगा। ये चीज क्लाइंट्स को, और अभी कोविड टाइम में भी इस चीजों का हमारे प्रोफेशन में बड़ी हेल्प मिली हमें, कि जैसे कई कंपनीज ने क्या किया कि जो आदमी 15 साल से काम कर रहा था, 20 साल से काम कर रहा था, उसको भी कोविड टाइम में सरकमस्टांसेस के चलते जॉब से निकाल दिया गया या फायर कर दिया गया। तो LIC का ये जो पकड़ है, या ये हमारे सभी एजेंट्स को कमीशन टाइम पे मिला, इवन कोविड एडवांस भी दिया गया। जब इस तरीके की बातें हम प्रोस्पेक्टिव एडवाइजर को बताते हैं, तो ये हमें काफी हेल्प करता है, और उससे फिर हमें एक नई प्रोस्पेक्टिव एजेंट मिलता है। उसके अलावा सर एक मेल चेन करके एक साइड है, मेल चेन, उससे क्या होता है कि बल्क मेल्स आप अपना जितने भी एक दिन में 50,000 लाख मेल्स आप एक बारी में भेज सकते हैं, 25,000 मेल। तो एक प्रोस्पेक्टिंग का सर ये भी एक वे है कि हमें मेल्स, आजकल हम मेल पे और व्हाट्सएप पे ज़्यादा एक्टिव हैं, तो मेल्स के जरिए से भी हमें लीड्स आने लग जाती हैं। व्हाट्सएप पे भी सर हम ब्रॉडकास्ट वगैरह ग्रुप बना के, जो प्रोस्पेक्टिव एजेंट की रीमार्केटिंग जिसको बोला जाता है, कि अगर हमारे पास 100 एजेंट्स ने या 200 एजेंट्स ने अप्लाई की, मतलब मिले किसी बहाने, या हमें किसी रूट से लीड्स आई हैं हमें, तो हम ब्रॉडकास्ट के थ्रू उन्हें अपने टच में रखते हैं और कुछ ना कुछ नया भेजना चालू कर देते हैं। और सर यूट्यूब भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम कुछ अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, जैसे कई साथी करते भी हैं। उसके अलावा सर ऑफलाइन एक्टिविटीज में भी काफ़ी कुछ होता है, जैसे कि पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, या होर्डिंग्स हैं, कैनोपीज लगाना, स्टैंडी वगैरह। जैसे अभी सर पीछे हमने मार्केट में एक दिन का इवेंट करके 2-3 जो एजेंट्स के साथ मिलके, कि अगर एजेंट भी लगाएगा तो उसका भी हैबिट डेवलप होती है कि उसको पॉलिसी के लिए कहीं ना कहीं से लीड्स मिलेंगी, और साथ में हम अपना रिक्रूटमेंट का भी एक लगा सकते हैं, जिससे एजेंट को भी काफ़ी अच्छा हेल्प मिलती है कि वो अपनी पॉलिसी के लिए कहाँ से लीड्स निकालेगा, और हमें भी कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट के लिए लीड्स मिल जाती हैं। उसके अलावा सर एक्टिवाइजेशन से रिलेटेड, जैसे हमने एजेंट तो रिक्रूट कर लिया, उसके बाद हम एक्टिवाइज उसको कैसे करें,
तो मेरी सर स्टार्टिंग में कोशिश ये होती है कि एटलीस्ट जब तक उसको उसके साथ 2 या 3 जॉइंट कॉल्स पे जरूर जाया जाए, जिससे क्या होगा कि अगर हम जॉइंट कॉल्स पे 2 या 3 उसके रेफरल जॉइंट कॉल्स पे जा रहे हैं, तो हमें वहां से कन्वर्ट 100% होता ही होता है, जिससे स्टार्टिंग में उसको 1-2 पॉलिसीज मिलने के बाद वो फिर उसमें भी जोश आ जाता है और कमाई को लेके वो बड़ा एग्रेसिवली काम करने लगता है। और एक जो सर मैं छोटी सी एक्टिविटी करता हूँ, जैसे नए एजेंट्स के साथ जाते हैं हम, तो जनरली अगर हम कोई भी दुकान खोलते हैं या कोई शोरूम खोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम एक ऑर्गेनाइज मतलब इनॉग्रेशन टाइप कुछ करते हैं, सबका मुंह मीठा कराते हैं। तो नए एजेंट्स के साथ हम सर जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ मिठाई ले गए, इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं कि मुबारक हो, इसने इस प्रोफेशन में या इस लाइन में अभी व्यवसाय चालू, ये काम चालू किया है। अगर आप इसकी तरक्की या इसके आगे बढ़ने से खुश हैं तो इसको सपोर्ट कीजिए। तो जनरली लोग इस बात को रिस्पेक्ट करते हैं। तो जनरली स्टार्टिंग की जो 3-4 कॉल्स होती हैं वो रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह की ही होती हैं ज़्यादातर। तो अगर हम उनका मुंह मीठा कराते हैं और साथ में इस तरीके की बात करते हैं कि इसको आगे बढ़ने में आप सपोर्ट कीजिए, तो एक्टिवाइजेशन भी बहुत ईजी हो जाता है करने के लिए। बाकी सर बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन टाइम की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं आगे मनविंदर जी को पास ऑन करना चाहूंगा। जतिन धन्यवाद। हाँ जी सर। आपको सबसे पहले मुबारकबाद, आप की ट्रांसफर हो गई, आपने अप्लाई किया था ट्रांसफर के लिए, आपको पहले सबसे पहले थैंक यू मुबारकबाद। सर। थैंक यू सर। ये सर आप सबके सपोर्ट से ही हो पाया, जैसा आप सबने बहुत सपोर्ट किया, आपने मनविंदर जी ने टाइम पे गाइड भी किया, तो थैंक यू सर। तो हमारे को थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूँ बस। नहीं सर, मैंने मुबारकबाद ले लिया था। थैंक यू सो मच यतिन, आपने जो बातें बताई, जो एक बार मैं फिर से बता दूं, यतिन हमारे पिछले 2 साल से हमारे डिवीजन के हाईएस्ट रिक्रूटर हैं। इन्होंने जो तरीके बताए हैं उसमें इन्होंने कोल्ड कॉलिंग का रेफरल का मेथड बताया। अगर कोई एजेंट इनको 3-4 रेफरल देता है तो उसको फोन या कोई गिफ्ट देते हैं। और कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी बताई जिसमें वेबिनार, फेसबुक में ऑर्गेनिक लीड्स और पेड प्रमोशन जो होते हैं, जो मैं भी करता हूँ। और ये चीज़ें ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये कोल्ड कॉलिंग, बल्क एसएमएस और कोई इनकी एक ईमेल की वेबसाइट बताई इन्होंने, मेल चेन है। यस सर। हाँ, तो उससे बल्क ईमेल और बल्क एसएमएस भेज के करते हैं। यूट्यूब वीडियोस का बताया, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बताया, जो प्रोस्पेक्टिव इनके एजेंट हो जाते हैं उनका नंबर एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में सेव करते हैं, उसको बीच में उनको ये अपने मैसेजेस देते हैं। तो साथियों, हमारे पुराने तरीके हैं, कुछ लोग क्वालिटी वाइज रिक्रूटमेंट करते हैं, कुछ लोग क्वांटिटी वाइज करते हैं, मास रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और कुछ लोग, हमारा सोचना है कि मास रिक्रूटमेंट में क्वालिटी भी धीरे धीरे आ जाती है। तो जो साथी को जो तरीका बेस्ट लगता है वो अपना सकता है। इसके बाद हमारा रिक्रूटमेंट का टॉपिक अभी फिलहाल के लिए हम रोकते हैं, और हम नया, हमारा जो आज का टॉपिक है, नए एजेंट्स को कैसे हम कैसे उसे बिजनेस स्टार्ट करवाएं, LIC में उसको कैसे फील कराएं कि अब आप LIC में आ चुके हो, अब आप अपना काम करो। और इस पे हमारे 3 स्पीकर हैं, और मैं थोड़ा सा शुभंकर भाई आपसे थोड़ा सा वो लेके एक बार मैं रमेश जी को पहले इनवाइट करना चाहता हूँ। ब्रांच 122 से रमेश यादव जी हैं, क्योंकि ये इन्होंने रेवाड़ी ब्रांच में एज एजेंट ज्वाइन किया था, और 1997 में ये डेवलपमेंट अफसर बने थे गुड़गांव ब्रांच में। और बहुत ही इनके साथ पिछले 2 साल से मैं समय बिता रहा हूँ, और इनका जो नए एजेंट को हैंड होल्डिंग करने का तरीका मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सोचता हूँ मैं अप्लाई करूँ, लेकिन कुछ टाइम की कुछ कमी हो जाती है, नहीं तो मैं भविष्य में इनके आइडियाज को जरूर अप्लाई करूंगा। तो रमेश जी नमस्कार, एक बार अपने आप को अनम्यूट करिए सर। नमस्कार साथियों, सभी को नमस्कार। हेलो, आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, सभी को नमस्कार साथियों। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम जी। हम सभी को जब भी किसी व्यक्ति को एजेंसी के लिए तैयार करते हैं ना, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले हमें उसके घर पे जाकर उसका फॉर्म कंप्लीट करना चाहिए।
ताकि हम ये जान सके कि उस आदमी की वो किस सोसाइटी में बैठता है, उसकी क्या वर्थ है और कितना ये काम हमें दे सकता है। मैं सबसे पहले यही करता हूँ कि उस आदमी के विजिट करता हूँ जाके घर पे, ठीक है जी, और आपको पता भी चल जाएगा इससे। तैयार होने के बाद जब वो टेस्ट पास करे, हम आप उसको 2 ही प्लान समझाते हैं, ठीक है। प्लान समझाने के बाद हम उसको भेज देते हैं, और मैं तो अपनी तरफ से पर्सनल ये करता हूँ कि जब उसको समझा दिया तो मैं ये कहता हूँ संडे को मैं आपके घर पे विजिट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे आपके 5 नियर एंड डियर आदमी जो आपके बिल्कुल नज़दीकी हो, आपके परिवार के हो, उनसे मिलवाना है आपने। वहाँ जाने के बाद फिर वो मेरे को जब मिलवाता है, मैं उसकी पॉलिसी सबसे पहले एक हैंडसम अच्छी अमाउंट की पॉलिसी में करता हूँ, ताकि जब भी हम उस केस को कंप्लीट करें और उसका कमीशन जाए तो एजेंट मोटिवेट हो जाए उससे कि हाँ यार कुछ अर्निंग हुई मेरे को। मैं तो यही करता हूँ, मेरा तो अपना यही प्लान है जी। एक आपने इस साल एजेंट बनाया सैनी करके। हाँ, अभी मैंने जस्ट पटौदी के अंदर एक मिस्टर ओम प्रकाश सैनी है ना, उनकी मिसेज को एजेंसी दी है। वो बिल्कुल 8वीं पास है, लेकिन उनकी मिसेज 10वीं पास थी, उनको एजेंसी दी। अब काम करने में बड़ी मुश्किल थी, तो मैंने कहा मैं हर संडे को आपके घर पे आऊँगा। मैं हर संडे को उनके घर गया, मैंने 4 संडे विजिट किए। 4 संडे में उसने मेरे को 30 केस दिए, 5 लाख से ऊपर सारे केस, कोई भी केस 5 से नीचे नहीं था उसका। बहुत बढ़िया, उसने 10-12 लाख के करीब प्रीमियम दे दिया। 12 लाख का नॉन सिंगल प्रीमियम नए एजेंट से। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और हाँ जी, संडे को ये विजिट करते हैं। विजिट करता हूँ जी मैं अपने एजेंटों के पास। ये मेरी ये हमारा कन्वेंशनल तरीका है। और रमेश जी वही कहते हैं कि भाई अपने एजेंट को बोलते हैं कि भाई नए एजेंट को कि अपने 5 जो सबसे ऐसे आदमी जो आपकी बात माने उनसे आप मुझे आज मिलवाएंगे, जो आपका सबसे नजदीकी हो और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जी, ताकि आप उनसे एक अच्छी पॉलिसी निकाल सके। और वो जाके उनके एजेंट के साथ विजिट करते हैं और वो बीमा खुद करते हैं और एजेंट देख के सीखता है। एक बार अब 12 लाख का प्रीमियम आ गया और उसको समझिए कि 4 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर कमीशन मिल चुका है। इसमें रिबेट की भी समस्या नहीं आएगी क्योंकि सारे नियर एंड डियर वंस होते हैं, तो वो एजेंसी चलनी है बिल्कुल। और अभी LIC में इन्होंने सालों अपना योगदान दिया है और अभी भी 3 साल बच रहे हैं और आपसे LIC को काफी उम्मीद रहेगी और आपसे हमको अभी 3 साल और सीखने को मिलेगा। रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। साथियों, इसी क्रम में जो पिछले मीटिंग में हमको एक रिक्रूटमेंट का शानदार नॉलेज दी हमारे भाई शुभांकर मोहन जी ने, 12H ब्रांच के शुभांकर मोहन जी हैं। अब मैं उनको एक बार इनवाइट करता हूं कि कृपया वो अपने विचार नए, जो आपने एजेंट तो भर्ती काफी मास में आप भी करते हैं, अब उन एजेंट्स को, नए एजेंट्स को आप इनिशिएट कैसे करते हैं। हमने देखा आपने एक दिन में 100 पॉलिसी किसी प्रोडक्ट की करी हुई है, तो ऐसे ही कोई नहीं कर सकता, इसमें बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत होती है। तो अपने साथियों के साथ शुभांकर जी कृपया अपने नए एजेंट्स की ट्रेनिंग के स्किल जरूर शेयर करें। सर नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। सर आवाज क्लियर है मेरी? बिल्कुल क्लियर है जी। ठीक सर मैं तो क्या बताऊं, आप लोग मुझे बोल देते हो बोलने के लिए, लेकिन अभी यतीन भाई को सुनने गया तो मेरी एक अवधारणा और पक्की होगी कि हम तो ना, मतलब मैं और जो भी 40 के राउंड लोग हैं, हम मिडिल एज हो गए हैं LIC में। नए लोग इतने अलग तरीकों से काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट है, हमसे कई गुना ज्यादा, और पुराने लोगों का एक्सपीरियंस इतना है कि हम तो बीच में बोलने लायक ही नहीं लगते। लेकिन फिर भी अब आप लोगों ने कहा है बोलना है, तो मैं अपना जैसे कर रहा हूँ मैं वैसे बोलता हूँ, जरूर बताता हूँ जो भी मैं तरीकों से कर रहा हूँ काम। सर नए एजेंट्स की जहां तक बात है तो कोई बहुत ज्यादा अलग तरीका नहीं है मेरे पास कि मैं नए एजेंट से अलग तरीके से काम कराता हूँ। मुझे तो लगता है सर जो टीम में आ गया वो फिर प्लेयर ही है, चाहे वो बुमराह हो, 10 साल पुराना एक्सपीरियंस हो, या हर्षदीप सिंह हो, पहला मैच खेल रहा हो, 4 ओवर का कोटा उसने भी फेंकना है, उसने भी फेंकना है, तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगता। लेकिन जो मेरा तरीका है मैं वो शेयर करता हूँ फिर भी। तो सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहे थे कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग कराते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सर प्रोस्पेक्टिंग की समस्या नए एजेंट से ज्यादा पुराने एजेंट की है।
नए एजेंट तो बिल्कुल रॉ है, उसके सारे रिश्तेदार फ्रेंड्स वगैरह, उसकी तो वही लिस्ट अभी अनटच्ड पड़ी हुई है। तो उससे मैं लिस्ट बनाने को ही बोलता हूँ, और हर नया एजेंट को बोलते हैं कि भाई 40-50 आदमी की लिस्ट बनाओ, तो वो लिस्ट बना भी पाता है, उसके लिए बड़ा ईजी है। यही मैं अगर 5 साल पुराने 10 साल पुराने एजेंट को बोलता हूँ कि लिस्ट बनाओ नए तरीके से, तो उसको वहां पे समस्या आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोस्पेक्टिंग नए एजेंट के लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, बस हम उसके साथ में बैठ के लिस्ट बना दें, क्योंकि लोग आलस कर जाते हैं या इग्नोर कर जाते हैं लिस्ट की, उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं पता शायद जो नया आया है एलआईसी में कि लिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि अपने सामने बिठा के उससे बात करते हुए कि भाई अच्छा ये नाम डाल दिया, ये नाम डाल दिया, उसको सजेशन देते हुए कि कौन सा रिश्तेदार रह गया, कौन अड़ोसी पड़ोसी रह गया, उसकी कम से कम 50 लोगों की लिस्ट हम बनवा दें, और उसके बाद उस लिस्ट पे कैसे काम करना है वो हम सिखाएं। तो प्रोस्पेक्टिंग में सर शुरुआत में तो मेरा यही रहता है। उसके बाद सर जहाँ तक जॉइंट कॉल की बात है, तो पता नहीं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा जॉइंट कॉल्स तो नहीं करता सर। और जॉइंट कॉल को लेके मेरी एक अवधारणा है बस कि जहां मुझे लगता है कि मेरी जरूरत है एजेंट को वास्तव में, वहां मैं जॉइंट कॉल पे जाता हूँ। इसका एक उदाहरण यह है कि सर मैं 75,000 सम्मेश्वर के लिए भी जॉइंट कॉल पे रोहिणी से उठ के मैं सर बुराड़ी तक भी गया हूँ 75,000 की जॉइंट कॉल पे। वहां मुझे था कि वो एजेंट ऐसी है जो कर ही नहीं पाएगी, जो जिसकी पार्टी थी वो विकलांग थी, उसका मेडिकल कराना था। मतलब मेरा जॉइंट कॉल का पर्पज ये नहीं होता सर कि क्या उठा के लाना है, मेरा जॉइंट कॉल का पर्पज ये होता है कि मेरे एजेंट को ये मैसेज है कि मेरा डीओ मेरे साथ खड़ा हुआ है किसी भी परिस्थिति में। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ जहाँ से 5 लाख लिए 7 लाख लिए आना था रेगुलर, मैं वहां भी नहीं गया जॉइंट कॉल पे, क्योंकि मुझे पता था एजेंट इज केपेबल इनफ, वो अपने आप टैकल कर लेगा। और कभी कभार ऐसा भी हुआ 75,000 समय शो पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं जाके बुराड़ी से पार्टी को बुला के रोहिणी में मेडिकल करा के उसके घर छोड़ के आया, सिर्फ ये बताने के लिए एजेंट को कि भाई मैं तेरे साथ हूँ जहाँ जरूरत है। तो जॉइंट कॉल सर मैं तभी करता हूँ जब मुझे लगता है कि एजेंट को वास्तव में मेरी जरूरत है, अदरवाइज मैं जॉइंट कॉल पे बहुत ज्यादा नहीं जाता हूँ। बाकी सर पहली सिटिंग में कितने प्लान बताने का आप बोल रहे थे कि कितने प्लान्स बताते हैं, तो सर उसमें मेरे तो 5 प्लान है जो मैं पहली सिटिंग में उनको बताता हूँ। 914 नंबर टेबल बेस्ड प्लान है कि जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ और 2 मनी बैग सर 920-21 पहली सिटिंग में इतने ही प्लान बताता हूँ सर। बाकी सर क्लब मेंबरशिप आप बोल रहे थे कब बताते हो, वो तो सर मैं तो एजेंसी समझाते टाइम ही बता देता हूँ। जब किसी को एजेंसी पिच करते हैं हम शुरू में ही क्लब मेंबरशिप, तो तभी मैं बता देता हूँ उसको। और मेरा तो सर अगेन खुद से क्लब मेंबरशिप पे कभी बहुत ज्यादा फोकस रहा नहीं है, मुझे सीएलआई से बहुत डर लगता है सर। मैंने देखा है अपने सीनियर्स को कि इतने एस्टेब्लिश्ड एजेंट उनके पल भर में सीएलआई बन गए, तो मेरा क्लब मेंबरशिप पे कोई बहुत ज्यादा फोकस कभी रहा ही नहीं है। पता नहीं सही है सर गलत है, लेकिन जो है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। लेकिन सर फिर आपने पूछा कि भाई 100 पॉलिसी भी करा रहे हो टीम से, तो मेरा जो एक चीज है जो मुझे लगता है जो मैं कर रहा हूँ और सब साथियों को करनी चाहिए जरूर, और बहुत सारे साथी कर भी रहे होंगे, मैं सर उसके बारे में थोड़ी विस्तार से बात करना चाहूंगा सर। वो चीज है मंथली मीटिंग। मैं मंथली मीटिंग कर रहा हूँ अपने एजेंट्स की, कई सालों से कर रहा हूँ अब तो, मतलब बीच में कोविड वाले पीरियड में नहीं करा 2 साल लगभग, लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है 6-7 साल हो गए मैं लगातार कर रहा हूँ। तो सर यही मैंने सर सीखा था वायाम से। यहाँ पे मुझे लगता है सभी साथी हमारे वायाम से जुड़े ही होंगे। अगर कोई नया साथी वायाम से नहीं जुड़ा है तो वो पर्सनल पे मानवेंद्र जी से या मुझसे बाद में पूछ लेंगे कि वायाम क्या है, और उस पर हम लोग उनको ऐड करा देंगे। अगर कोई भी साथी शुभंकर जी मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूं। यस सर बिल्कुल सर। आप मंथली मीटिंग करते हैं तो ये वेन्यू कहाँ रखते होंगे? सर मैं मंथली मीटिंग का तो पूरा विस्तार से ही बताने लगा 2 मिनट में ना, उसी पे आ रहा हूँ पूरा, क्योंकि मुझे सर ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ अगर मैं काम कर पा रहा हूँ आज, अगर कहीं पे थोड़ा बहुत भी काम दिख रहा है मेरा, तो उसका पूरा क्रेडिट सर मंथली मीटिंग को ही है, मुझे ऐसा लगता है। तो मंथली मीटिंग सर मैंने कहाँ से सीखी थी, वायाम पे जब पहले 4-5 साल पहले कुछ सफल विकास अधिकारियों के इंटरव्यू वगैरह आ रहे थे, तो उसमें ज्यादातर लोगों ने बोला मंथली मीटिंग करते हैं, तो वहां से मैंने फिर शुरुआत करी। अब सर मंथली मीटिंग में क्या है जो हम लोग, मैं करता कहाँ पे हूँ सर, पहले उसी बात पे आया था सर, ब्रांच में ही करता हूँ। हमारी सैटेलाइट ब्रांच में पोस्टिंग है तो उसके बड़े सारे नुकसान है, तो कुछ फायदे भी हैं अपने, आराम से तो चाबी वगैरह मिल जाती है सैटेलाइट की। तो संडे को मैं करता हूँ और ब्रांच में ही करता हूँ सर, जब भी करता हूँ मैं भी करता हूँ ब्रांच में, और साथी है मनोज जी, सुनीत जी, हम लोग सब जब भी मीटिंग करनी होती है करते ब्रांच में ही सर। अब मैं अपनी मंथली मीटिंग का सर थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों को ये लगता है कि मीटिंग हम करते हैं तो एजेंट्स आते नहीं है। वहां पे सर क्या है कि मुझे ऐसा लगता है, एक तो मैंने ना अपना मीटिंग का फिक्स है कि हर महीने के पहले संडे मीटिंग होनी है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। तो वो पूरी टीम को मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि वो विदाउट फेल एवरी मंथ होनी है और फर्स्ट संडे ही होनी है। तो सब लोग अपना अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं, और क्योंकि ये कई सालों से चल रहा है तो सबको अच्छे तरीके से पता है सर। इसको जब हम स्टार्ट करा मैंने शुरू में, तो लोग कम आते थे, लेकिन सबको फोन करते रहे, शुरू में रेगुलर करते रहे, मैसेज करते रहे। तो अभी सर ये है कि 50+ लोग लगभग हर महीने आते हैं मीटिंग में। और मीटिंग में सर जब लोग आ रहे हैं तो मैं, एक तो हर महीने मीटिंग में 50 के करीब लोग आ रहे हैं, लोग टाइम से भी आने लग जाते हैं एक निश्चित समय के बाद।
मेरा सर तरीका ये है कि जो लोग मीटिंग में नहीं आते उसके बाद अगले दिन मैं उनको फॉलो अप कॉल करता हूँ, और कॉल करके भी नाराजगी व्यक्त नहीं करता हूँ, लेकिन पूछता हूँ जरूर कि भाई आए क्यों नहीं इस बार तुम मीटिंग में। तो मुझे लगता है सर उससे 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो लगातार कॉल जाती है आदमी को और पूछते ही हैं हम रेगुलर, इस मतलब रेगुलर अगर इसको करता हूँ तो लोग आना शुरू हो जाते हैं फिर मीटिंग में, खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं। 1 महीने आदमी बहाना लगाएगा, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, अगली मीटिंग इतनी तारीख को इतने बजे आप उसमें आ जाना, 1 महीना पहले ही बोल देता हूँ। अगले महीने भी नहीं आता, तीसरे महीने भी नहीं आता, तो अंत में थक के आदमी या तो आना शुरू कर देता है, या सर जब कोई, मैंने अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करा हुआ है, जब कोई 6 महीने लगातार नहीं आता तो मैं उसे फोन कर देना बंद कर देता हूँ, फिर मुझे लगता है इसने आना ही नहीं है मान लो, लेकिन ज्यादातर लोग आने लग जाते हैं। अब सर मीटिंग में आने के बाद फायदा क्या लगता है मुझे उसका, कि एक तो नए एजेंट्स जो हैं वो पुराने एजेंट से मिलते हैं, और मेरी कोशिश ये भी रहती है कि हर मीटिंग में कोई ना कोई पुराना एजेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, या कोई नया एजेंट अच्छा काम कर रहा है तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, तो वो एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं, और मेरे को मीटिंग में जब 1.5-2 घंटा बोलते हुए देखते हैं तो मेरी भी थोड़ी सी वैल्यू उनकी नजर में बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। उसके अलावा सर हर महीने की मीटिंग में मैं एजेंट से टारगेट लेता हूँ, मंथली एक टारगेट शीट बना रखी है, हर एजेंट उस पर अपना उस महीने का एनओपी का टारगेट या प्रीमियम का टारगेट लिख के जाता है, और मेरा काम करने का सर तरीका यही है कि जितना वो लिख के चला गया बस मैं उस पर पूरे महीने फॉलो अप लेता हूँ उससे, इतनी लिखी थी, इतनी लिखी थी, इतनी लिखी थी। कई लोग करते हैं अचीव, कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं उसी के ऊपर बात करता हूँ। और वो टारगेट सर अगर किसी ने 2 पॉलिसी लिखी और उसने 2 भी कंप्लीट करी तो नेक्स्ट मीटिंग में मैं उसका नाम लेके जरूर बोलता हूँ कि इन्होंने टारगेट पूरा करा था। मैं ऐसा नहीं है कि 20 पॉलिसी 25 पॉलिसी है 15 वाले को ही हम सम्मानित करते हैं, जिसने भी अपना लिखा हुआ टारगेट पूरा करा उसको हम अगली मीटिंग में जरूर सम्मानित करते हैं। इसके अलावा सर अपनी मीटिंग में मैं कुछ और एक्टिविटीज करता हूँ अलग अलग 1-2। एक सर रोलिंग ट्रॉफी मैंने निकाली हुई है कि उसमें जिसने भी किसी महीने में मैक्सिमम पॉलिसीज और मैक्सिमम प्रीमियम करा होता है उसको हम वो ट्रॉफी देते हैं, 1 महीने के लिए उसके पास रहती है, नेक्स्ट मंथ वो फिर जिसने करी होती है उसको दे देते हैं। तो उससे सर लोगों में थोड़ा सा वो रहता है, और मैंने देखा है लोग अपनी वो फोटो वगैरह अपने सोशल मीडिया पे जरूर डालते हैं जब भी वो ट्रॉफी क्वालिफाई करते हैं, और साल के एंड में जिसने भी मैक्सिमम करी होती है वो रोलिंग ट्रॉफी फाइनली उसके पास चली जाती है। इसके अलावा सर मैं हर मीटिंग में कुछ ना कुछ अलग करने की भी कोशिश करता हूँ। तो जैसे महिला दिवस होता है मार्च में, तो तब हम लोग एक केक काटते हैं जिसमें हम फीमेल एजेंट्स को केक कटिंग सेरेमनी करा देते हैं। उसके अलावा जिनका बर्थडे होता है उन लोगों से मीटिंग में केक कटा देते हैं, तो एजेंट सर कहीं ना कहीं ऑनर्ड फील करता है और आते भी हैं लोग, इससे जुड़ते भी हैं। और मीटिंग में आने से ही सर मुझे लग रहा है कि जो भी काम थोड़ा बहुत चल रहा है उसका उससे ही फर्क पड़ रहा है। इसके अलावा सर मई जून के महीने में जब ट्रॉफी आती है, ZM ट्रॉफी आती है हर साल, तो इस साल मैंने नहीं किया वो, लेकिन हालांकि कई साल से लगातार कर रहा हूँ। तो उसमें हम किड्ज़ेनिया करके एक दिन का बच्चों का प्रोग्राम रखवाते हैं ब्रांच में। उसमें सर क्या होता है कि सारे एजेंट्स के बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे, तो बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन, कलरिंग कंपटीशन, स्पीच, डांस वगैरह उस तरीके का ब्रांच में रखवाते हैं। तो उनको छोटी छोटी ट्रॉफी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड की दे देते हैं। और उसी समय पे सर क्योंकि अपना ट्रॉफी का कंपटीशन चल रहा होता है, तो पिछले साल के ट्रॉफी विनर्स की फोटो बस मैं ब्रांच में लगा देता हूँ चिपका के। तो अपने आप ही उसके घर वाले पूछ लेते हैं कि तुम्हारी फोटो क्यों नहीं लगी हुई है, तुम्हारी क्यों नहीं लगी। तो इससे जोन वाली ट्रॉफी में फर्क पड़ता है काम करने में। लोग इस बच्चों वाले इवेंट से मैं कभी उसकी ट्रॉफी की बात नहीं करता, लेकिन उसी समय पे क्योंकि बच्चों की समर वेकेशन चल रही होती है तो बच्चों को बुलाते हैं एक दिन, तो एजेंट्स की फैमिली से भी हमारी ट्यूनिंग अच्छी होती है, और एजेंट की फैमिली ही उसको बोलती है कि बाकियों की फोटो लगी हुई थी, तुम्हारी फोटो क्यों नहीं लगी हुई। तो ये एक्टिविटी सर रेगुलर करता हूँ। इसके अलावा सर मीटिंग में मुझे लगता है कि हम लोग को ये समस्या रहती है कि लोग कम आते हैं, तो वहाँ पे हमें हर बार मीटिंग में कुछ नया देने की कोशिश करनी होती है उनको। और ये भी मेरा सर वो है कि हम लगातार अगर मीटिंग करते हैं तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है हर महीने कुछ नया देना। तो उसका एक फायदा तो ये होता है हम खुद कुछ ना कुछ नया पढ़ते हैं और खुद को अपग्रेड करते रहते हैं मीटिंग के बहाने। इसके अलावा हमें कई बार सर बाहर से भी लोगों को बुलाते हैं। एक बार मैंने आर्ट ऑफ लिविंग वालों को बुला के उनका सेशन रखवा दिया था बीच में 1 घंटे का। तो लोगों को लगता है कि जो पहले इसी की बात नहीं हो रही, कुछ अलग बात भी हो रही है, लोग आना शुरू कर देते हैं मीटिंग में। और सर मीटिंग का अटेंडेंस रजिस्टर बनाया हुआ अलग से, उससे मैं फॉलो अप करता हूँ लोगों को कि क्यों नहीं आए। प्लस सर एक चीज और है, जो समय समय पे कैंपेन्स आते रहते हैं, उसका मैंने अपनी टीम में थंब रूल बना रखा है कि उस कैंपेन का प्राइस मीटिंग में ही मिलेगा। तो उसकी वजह से भी मीटिंग में अटेंडेंस बढ़ जाती है कि मतलब लोगों को ये पता है कि कोई भी अगर कंपटीशन हमने क्वालिफाई करा है तो उनको ये पता है कि LIC का कल्चर ही है कि कंपटीशन आया लेकिन उसका प्राइस जो है वो मंथली मीटिंग में ही मिलना है। तो लोग खुश भी रहते हैं मंथली मीटिंग में सबके सामने लेकर के। तो सर यही कर रहा हूँ। और मतलब मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि मेरा काम करने का जो तरीका है उसमें मीटिंग का बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। और मैं सब लोगों को कहूंगा कि अपनी मंथली मीटिंग शुरू कर दें, चाहे 2 एजेंट 4 एजेंट आए उसमें, लेकिन धीरे धीरे विदिन 6 मंथ्स आप लोग देखेंगे कि 50% 60% टीम आपकी आ रही है मीटिंग में, और उससे फर्क सर पड़ना शुरू हो जाता है। सर मेरे पास तो यही है इस विषय पे बताने के लिए बस। बहुत 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 धन्यवाद शुभंकर भाई। आपने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी इस तरह से बना रखी है जैसे एक ब्रांच हो। आप रोलिंग ट्रॉफी भी यूज कर रहे हैं जो ब्रांचेज में और जोन में डिवीजन ये काम करती है, रोलिंग ट्रॉफी जो विनर्स को लास्ट में दे देते हैं।
और जो इनके मुख्य जो आइडिया थे, जो ये आइडिया ने जो चीजें अपने नए एजेंट्स के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, उनमें से जो नए एजेंट्स को प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट देते हैं और ज्वाइंट कॉल में ये थोड़ा कम विश्वास रखते हैं। ये ज्वाइंट कॉल जहाँ पे ये जरूरी समझते हैं वहीं करते हैं और ये इनका तरीका है। पांच प्रोडक्ट्स ये बताते हैं जो मेन हमारे 100% क्रेडिट वाले प्रोडक्ट्स हैं और क्लब मेंबरशिप पे ये ज़्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि वो एजेंट बाद में चल के CLIA बन सकते हैं। तो सारे डेवलपमेंट अफसर स्मार्ट हो चुके हैं सब, कोई भी आजकल क्लब मेंबरशिप पे फोकस नहीं करता, MDRT पे जरूर फोकस करता है। मंथली मीटिंग जो इनका किसी का फोन, अच्छा शुभांकर जी आपको ही म्यूट कर देता हूँ। जो मंथली मीटिंग का इनका जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है और जो स्ट्रेंथ इनकी मंथली मीटिंग में आ रही है 50 से ऊपर, वो उसके लिए जो इन्होंने जो भी एफर्ट किया अगर हम लोग भी अपनाएं, अब इनकी टीम अधिक है, 50 आ रहे हैं, हम 20 हमारे 20-25 आ जाए या जिसके बड़ी टीम है उस बहुत ज्यादा आ जाए। इसके लिए जहां भी ब्रांचेज में जगह है वो ब्रांचेज में कर सकते हैं मीटिंग। और इसके लिए जो इन्होंने जो आइडियाज जो ये कि तो रजिस्टर मेंटेन करते हैं, एब्सेंटीज को नेक्स्ट डे फोन करते हैं और जो प्राइजेस वगैरह जो है वो ग्रुप में ही देते हैं और फैमिली को जो इन्वॉल्व करते हैं साल के इनिशियली जो ZM ट्रॉफी या जो भी समय आता है उस समय जो इन्वॉल्व करते हैं, वो फैमिली को इन्वॉल्वमेंट वाला पॉइंट हमेशा वो तरीका हर जगह काम करता है। तो शुभांकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने आइडिया जो उन्होंने शेयर किए। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सो मच जी। अब हमारे इस क्रम में संदूजा जी से बात करना चाह रहे थे लेकिन संदूजा जी शायद ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे बीच में गुलाटी जी। शुभांकर सर। यस मैम। सर वो रोलिंग ट्रॉफी में आप जो मंथली रखते हो, तो जैसे किसी ने सिंगल में अच्छा किया, किसी ने पॉलिसी में, तो कैसे डिसाइड करते हो कि किसको देना है? 2 ट्रॉफी सकता हूँ मैम, एक प्रीमियम पे और एक पॉलिसी पे। अच्छा ठीक है, ओके सर। तो अब हमारे जो आज के अगले जो स्पीकर हैं संजय गिलानी जी, 12N ब्रांच से हैं और ज्ञान खाता भंडार है इनके पास। मैं इनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, गिलानी जी एक बार आप अपने आइडियाज को शेयर करें और अपना वो जो टेक्निकल जो माइक वो ऑन कर लीजिएगा। वो कर लिया मैंने ऑन। आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर है। मैं शुभांकर जी को बधाई दूंगा कि इन्होंने इतना बढ़िया तरीके से अपना जो मेंटेन किया है अपने यूनिट को, तो बहुत बधाई के पात्र हैं शुभांकर जी, और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है जो हम लोग नहीं कर रहे हैं इतने पुराने होते हुए भी। तो मेरा जो है वो तो नहीं मैं कर रहा डिस्कस की पोस्ट रिक्रूटमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बट अभी मेरी MDI में ट्रेनिंग हुई थी तो उसमें से कुछ जो है मैं आइडिया शेयर करूंगा जो MDI में हमारे को बताए गए। अभी 2 दिन मेरी ट्रेनिंग थी 19 और 20 सितंबर की, तो उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि हम सबको आइडिया होना चाहिए। जैसे वहाँ पे हमारे को बताया गया कि हर फैमिली की एक लाइफ साइकिल होती है, जिसमें हम इन्फेंट से शुरू करते हैं। इन्फेंट हो गया, फिर चाइल्ड। इन्फेंट माने 0 से लेके 2-3 साल का बच्चा। फिर चाइल्ड है जो हमारा 5 साल से लेके 18 साल तक, मतलब 5 साल से लेके 12 साल तक का बच्चा। फिर उसका टीनेजर आ गया, फिर एडल्टहुड आ गया, फिर वो प्रॉड हुआ, उसके बाद जो है आगे सीनियर सिटीज़न। तो उसमें हमारे को जैसे बताया गया कि हम कई बार क्या होता है कि जब किसी कस्टमर का हम इंश्योरेंस करते हैं, मान लीजिए हमने किसी टीनेजर का इंश्योरेंस किया, तो क्या हमारा एजेंट उस टीनेजर को फॉलो कर रहा है कि कब वो एडल्ट में आया, कब उसने आगे उसकी मैरिज हुई। तो हम क्या सोचते हैं कि हमने टीनेजर का अगर इंश्योरेंस कर लिया तो उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं कि भाई यहाँ से और इंश्योरेंस शायद नहीं आएगा। बट अगर हम उस एक टीनेजर को भी फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक अथाह भंडार है जो कि हम आगे जाके अपना बिजनेस उसी फैमिली के अंदर और बढ़ा सकता है हमारा एजेंट। यानी टीनेजर को पॉलिसी दी, आगे जब वो बच्चा पढ़ के नौकरी में लगा, फर्दर हमने उसको इंश्योरेंस दिया, जब उसकी मैरिज हुई हमने उसको फिर इंश्योरेंस दिया, आगे उसके बच्चे हुए हमने फिर उसको इंश्योरेंस दिया। तो एक फैमिली लाइफ साइकिल है। क्या हमारा एजेंट उस फैमिली लाइफ साइकिल के हिसाब से हमारा काम कर रहा है?
तो एक चीज़ उन्होंने ये हमसे डिस्कस करी कि आजकल जो है ज़्यादातर जो यंग कपल्स हैं वो डबल इनकम नो किड्स वाले कपल हैं। तो क्या हमारा एजेंट ऐसे कपल्स को जो है ट्रैक कर रहे हैं? क्या जब वो डबल इनकम नो किड्स वाले कपल का बेबी पैदा हो रहा है, क्या तब हमारा एजेंट उनके लिए अवेलेबल है? तो हमारे को ये चीज़ें जो है अपने एडवाइज़र्स को हमारे को वो करनी है। और उनके लिए उन्होंने बताया कि अगर आपका एडवाइज़र अपना एक जो है रिकॉर्ड मेंटेन करता है तो ये सब चीज़ें बहुत इजीली ट्रैकेबल हैं कि कब हमारा क्लाइंट जो है एक कैटेगरी से हट के नेक्स्ट कैटेगरी में आ गया, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं एजेंट को नया बिजनेस जनरेट करने की। उसके बाद जैसे अब आती है बात की हमारी जो इंश्योरेंस की नीड है, वो इंश्योरेंस की नीड आती है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली नीड में। बेसिक नीड नहीं है, बेसिक नीड होती है रोटी कपड़ा और मकान, वहाँ पे बेसिक नीड नहीं है। हमारी नीड आती है सेकंड स्टेज पे जो कि सेफ्टी नीड है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कस्टमर इग्नोर करता है कि अपनी सेफ्टी नीड उसके लिए है या नहीं है। वो हमारे कस्टमर हमारे एडवाइज़र को जाके उसको जो है इन्फॉर्म करना पड़ता है कि देखिए आपने रोटी कपड़ा मकान तो अपना बना लिया, बट ये आपकी जो सेफ्टी नीड है क्या आपने इसके बारे में सोचा है? तो वो सेफ्टी नीड अगर हमारा एडवाइज़र प्रॉपरली उनको एडवाइस करता है तो वो इस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने बताया जैसे कि अब क्योंकि ये हमारी ऐसी नीड है जहाँ पे कि ये इंटेंजिबल नीड है। हम जब भी पॉलिसी करते हैं तो हम कोई प्रोडक्ट उसको ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक प्रॉमिस टू सिक्योरिटी ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसलिए इसको सेल आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि क्या हमारा जो एडवाइज़र है क्या कस्टमर की कैमरा मेमोरी में है या शॉर्ट टर्म मेमोरी में है या लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। अगर वो कैमरा मेमोरी में है तो जैसे ही हमारा एडवाइज़र पिक्चर से बाहर हुआ कस्टमर की मेमोरी से वो आउट हो गया। अगर हमारा एडवाइज़र कस्टमर के साथ में 4-5 महीने या 1-2 साल तक मेंटेन कर रहा है अपना रिलेशन, तो वो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है कि कभी उसको 1 साल 2 साल में रिमाइंड में आया, अरे यार पॉलिसी लेनी है यार, उनको बुला लो, उन्होंने पिछली बार हमारी पॉलिसी करी थी। बट अगर हमारा कस्टमर हमारे क्लाइंट के हमारा जो एडवाइज़र है हमारे क्लाइंट के साथ अगर हार्ट टू हार्ट उसकी जो है डीलिंग हो चुकी है, तो जब भी उस क्लाइंट को पॉलिसी लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली उसी एडवाइज़र को कॉल करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ गाइड करी कि भी कैसे हमारे एडवाइज़र को कस्टमर के साथ में हार्ट टू हार्ट एक वो रखना है। फिर जैसे उन्होंने अब जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा एक एरिया ऐसा है जहाँ पे रूरल एरिया भी आ रहा है और अर्बन एरिया भी आ रहा है। तो रूरल एरिया में क्या है कि लोग दिल से ज़्यादा सोचते हैं और अर्बन एरिया में लॉजिकली या माइंड से ज़्यादा सोचते हैं। तो अगर रूरल एरिया के एजेंट हैं तो क्या हमारा एजेंट ऐसे लोगों के साथ हार्ट टू हार्ट टॉक के लिए अवेलेबल है? क्या वो एजेंट ऐसा है जिसने कि जो अपने कस्टमर है उनका दिल जीत रखा है तभी वो वहाँ पे सक्सेसफुल हैं? तो वहाँ पे ये चीज़ उन्होंने बताई। फिर इसके अलावा जो एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पे लगी कि उन्होंने जो हमारे को एक चीज़ एक्सप्लेन करी, फार्मूला 44। फार्मूला 44 क्या है? उन्होंने बताया कि हमारे अधिकतर जो एडवाइज़र्स हैं जो हमारा जो 80% जो भी हर एक अगर अपना पर्सन हम देखें तो 80% बिजनेस जो है हमारे टॉप 20% एडवाइज़र लेके आते हैं। सॉरी 70% बिजनेस जो है टॉप 20% एडवाइज़र लेके आते हैं। 10% बिजनेस जो है हमारे नेक्स्ट 10% एडवाइज़र लेके आते हैं और 20% जो 70% एडवाइज़र्स हैं हमारा वो सिर्फ 20% बिजनेस लेके आते हैं। यानी 20% ला रहे हैं 70%, 10% ला रहे हैं 10% और 70% ला रहे हैं 20%। तो उन्होंने कहा कि अब जो ये 70% आपका सिर्फ 20% लेके आ रहे हैं, अगर इन 70% में से आप मात्र 20% को भी अगर
ऊपर वाले कैटेगरी में ले आते हैं तो आपके बिजनेस में बहुत प्रोग्रेस हो सकती है। तो ये उन्होंने फॉर्मूला 44 किया, क्योंकि 20 + 10 + 20% ऑफ 70%, तो वो आ जाए 14%, तो ये 44% बना। क्योंकि मैंने उनसे सबसे पहला क्वेश्चन यही किया कि सर ये फॉर्मूला 44 ही क्यों है, 55 या 51 क्यों नहीं है। तो फिर उन्होंने ये लॉजिक दिया कि अगर हम जो हमारा जो 70% जो एडवाइज़र है जो सिर्फ 20% बिजनेस प्रोक्योर कर रहा है, अगर हम इस 70% का 20% भी जो है हम लोग उसको कर लेते हैं, अब अपग्रेड कर लेते हैं, तो हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। दूसरी चीज़ उन्होंने जो बताई कि हर पर्सन की एक जो नीड होती है ना, वो होती है एप्रिसिएशन की। तो आपको अगर आपका एजेंट कहीं से नेगेटिव है या वो काम नहीं कर रहा है, वो जब भी आए तो आप उसे एप्रिशिएट करिए। वहाँ उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि उन्होंने एक जैपनीज़ का उन्होंने एग्ज़ाम्पल लिया कि जैपनीज़ लोग जब किसी से मिलते हैं और जब उनको कोई अपना विजिटिंग कार्ड देता है, तो वो उस विजिटिंग कार्ड को लेके उस पर्सन की 5 मिनट तक ऐसी तारीफ़ करते हैं कि वो पर्सन सोचता है कि भाई मैं पता नहीं मेरे में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं जो मेरे को ये इतना देख के इन्होंने मेरे को वो एप्रिशिएट किया है। तो उससे क्या है कि एक पॉजिटिवनेस जो है माइंड में आती है। तो उन्होंने यही कहा कि जब भी आपका एडवाइज़र कोई आता है जो काम नहीं भी कर रहा है, कोशिश करें कि उस एडवाइज़र को आप एप्रिशिएट करते रहें, जिससे कहीं ना कहीं, जैसे अभी शुभांकर ने भी बताया कि कोई अगर एजेंट उनका नहीं आता है या जो भी है, वो 6 महीने तक उसका फॉलोअप नहीं छोड़ते हैं और कोशिश यही करते हैं कि वो एजेंट या तो आना शुरू कर दे या फिर वो प्रॉपरली उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है अब ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला कि भी जो एजेंट काम नहीं भी कर रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करते चलिए, ताकि वो कहीं ना कहीं आके आपको बिजनेस प्रोवाइड करेगा ही करेगा। और 1-2 चीज़ें और हैं, मैं एक मिनट बताता हूँ। गिलानी जी, हाँ जी, जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें से मैं थोड़े से सवाल शॉर्ट में आपसे पूछ लूँ? हाँ पूछ लीजिए सर, पूछ जब तक लीजिए। आप ढूंढे, जो नया एजेंट जब आप बनाते हैं तो उसको प्रोस्पेक्टिंग के लिए कब कहते हैं? कोड लगने के बाद कहते हैं या कोड लगने के? देखिए, मैं जिस टाइम पे नया एजेंट बनाता हूँ तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, जब तक उसकी यूआरएन नंबर का प्रोसेस लग के और एग्ज़ाम देता है, तो मैं उसको यही कहता हूँ कि आप अपनी जैसे एक लिस्ट बना लीजिए। अभी कल ही मेरी एक एजेंट से बात हो रही थी, तो वो एजेंट जैसे अभी अनमैरिड है। मैंने उनसे पूछा भी एज आपकी कितनी होगी? तो 27 ईयर्स होगी। तो मैं कहा सर आप एक छोटा सा काम करिए, आप सपोजिंगली आप ये मान लीजिए कि अब आपकी मैरिज की बात चल रही है और आपके फैमिली को जो है आपके शादी के लिए कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो आप किन किन लोगों को प्रायोरिटी देंगे, किन किन लोगों को मैरिज में बुलाना चाहेंगे। तो एक ऐसी एक लिस्ट बना लीजिए, उसको प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि ये जो है क्लोज फ्रेंड्स हैं, ये क्लोज रिलेटिव हैं, ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड हैं, ये मेरे ऑफिस के फ्रेंड हैं, ये मेरे आस पड़ोस के नेबरहुड के फ्रेंड्स हैं। तो मैं कहा ऐसे लोगों की लिस्ट बना लीजिए। आपकी लिस्ट कम से कम, क्योंकि वो फनलिंग सिस्टम है, जितना बड़ा आपका फनल होगा उतनी जो है आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप जो है आगे उसको जो है अपनी उसमें ला पाएंगे, फोल्ड में ला पाएंगे। ये तरीका अच्छा है, क्योंकि जब तक कोड लाएगा तब तक आप जो है उसके तब तक के लिए उसके पास एक नंबर होगा जिसके ऊपर कि हम उसको आगे बोल सकते हैं। दूसरा ये है कि जब कोई क्लाइंट आते, जो एजेंट आता है, जब वो पेपर पास करके आता है, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो DO1 के हैं, तो उनका भी ये प्रोसेस है कि इनिशियली 2 प्लान के बारे में वो बताते हैं। 2 प्लान अच्छे से समझा दिए। 2 प्लान समझाने के बाद उसको जो भी फॉर्म वगैरह है वो साथ में दे दिए और उनको समझा दिए कि कहाँ का सिग्नेचर लेने हैं। साथ में एक जो है बायोडाटा शीट का वो पैड रखा हुआ है, तो वो एक बता देते कि भी डिटेल आप पहले इसमें भरिए, उसके बाद इसको इसमें फेयर करिए, ठीक है। और सिग्नेचर सॉरी कहाँ का सिग्नेचर लेने हैं वो उनको बता देते हैं। और 2 प्रोडक्ट बनाने का फ़ायदा ये है कि आपका टाइम ज़्यादा नहीं स्पेंड होता। 2 प्रोडक्ट समझाना बहुत आसान है, उसके लिए ग्रैस्प करना भी बहुत आसान है कि वो 2 प्रोडक्ट समझने के बाद अब उसको मैं ये बोलता हूँ कि इन 2 प्रोडक्ट में से कोई भी आप एक प्रोडक्ट की पॉलिसी सेल करके आप आ जाओ,
तो अगर वो सेल करके आता है तो नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट्स रेडी हैं जो उसको समझाने हैं। अगर वो नहीं आता तो एटलीस्ट ये है कि आपका भी टाइम इतना स्पेंड नहीं हुआ उसको गाइड करने में, सॉरी, और एजेंट भी हमें पता लगे कि कितने पानी में है। क्योंकि अगर ये प्रोसेस करने के बाद भी अगर वो एजेंट नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं हमें भी देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम उसको कितना फॉलो अप कर पा रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एजेंट आने के बाद 1-2 बार आते हैं, उसके बाद वो ढीले पड़ जाते हैं। क्योंकि उनसे पूछा जाता है, क्योंकि हर जगह क्या होता है कि नो 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 ज़्यादा सुनने को मिलती है, जबकि कई बार वो अपने ही सर्कल में घूमते हैं। उसके बावजूद भी कोशिश उन लोगों की ये होती है कि जो है मतलब जो जिनका वो बीमा करने जा रहे हैं कि अभी हमने पॉलिसी ले रखी है या अभी हमारी पॉलिसी हो रखी है, तो इस तरह के रिजेक्शन जब मिलते हैं उन लोगों को, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। कोशिश यही रहती है कि साथ में जाएं उनके और उनको मोटिवेट रखें। ठीक है सर। एक क्वेश्चन मैं आपसे और शुभांकर जी अगर हैं तो उनसे दोनों से पूछना चाहता हूँ। हमारे एजेंट कुछ तो हमको रिस्पॉन्स देते हैं, जो नए एजेंट हैं हमारे। क्या सर, मैं समझा नहीं क्वेश्चन। मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन रख रहा हूँ अभी। यस सर। कहीं से कोई बैकग्राउंड आवाज आ रही है तो जो नया एजेंट हम बनाते हैं, तो कई एजेंट, एक टीम हमारी, मान लो 1 साल में हमने 17-18 बनाए, आपने 50 बनाए, आप किसी ने 20 बनाए। हम नए एजेंट के पीछे लगे रहते हैं, नए उनसे पॉलिसी कराने के लिए, उनको अपने जैसा हम चाहते हैं वैसा वो बिजनेस करें। फिर भी कुछ एजेंट कर नहीं पाते, या 0 पे आउट होने वाले एजेंट होते हैं, या फिर वो आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं। तो ऐसे एजेंट्स को कब आप समझ पाते हैं कि इनके ऊपर ज्यादा एफर्ट नहीं करना है आपको? एक आखिरी क्वेश्चन जो मेरा क्वेश्चनर था, हम सबके पास ये सिचुएशन आती है कि हमने एजेंसी फोर्स जो नई बनाई है, जो नया रिक्रूट कर रहे हैं, उसमें से वो बंदा जो ज्यादा रिस्पॉन्स दे नहीं रहा, ना किसी पॉलिसी पे, ना किसी कॉम्पिटिशन पे, ना किसी मीटिंग पे, तो उसको बिल्कुल ही लेफ्ट आउट कर देते हैं, या उसके साथ क्या तरीका आप लोग अपनाते हैं? शुभांकर जी, पहले एक बार आपको अगर सवाल समझ में आ गया मेरा? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। मुझे तो ऐसा लगता है कि 3 फेज में हैं नए एजेंट जो होते हैं ना। कुछ लोग तो सर ऐसे होते हैं जो आते ही शुरू से ही काम करने लग जाते हैं, चाहे वो 2 पॉलिसी करें, 4 पॉलिसी करें, मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं, और रूटीन में चल रहे हैं। दूसरे सर ऐसे लोग होते हैं जो मेरा एक्सपीरियंस कि जो काम तो नहीं कर रहे लेकिन मीटिंग में रेगुलर आ रहे हैं। सर मैं तो, जो आदमी 3 महीने लगातार मीटिंग में भी अगर रेगुलर आता है और 3 महीने में एक पॉलिसी भी नहीं करता, तो उसको 50-100 रुपए की कोई छोटी सी चीज देके सम्मानित कर देता हूँ मीटिंग में कि भाई आ तो रहा है, कोशिश तो कर रहा है। और सर दूसरे वो लोग होते हैं जो ना मीटिंग में आ रहे हैं ना काम कर रहे हैं, तो सर 4-5 महीने उनसे मेहनत करता हूँ, उसके बाद मैं तो छोड़ देता हूँ उनको। लेकिन सर 3rd फेज में उनके पास वापस जरूर पहुंचता हूँ 12वें महीने में, जब एंडिंग का महीना होता है। उस महीने में मैं सीधे से उनसे बात करके सब कुछ बताता हूँ और बोलता हूँ। और सर कभी कभी ऐसा हुआ है, कई बार बल्कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि 11 महीने कुछ नहीं करा, लेकिन 12वें महीने में वो अपनी एजेंसी बचा गया और उसका कई साल तक बचाता चला गया, फिर चल पड़ा मतलब उसके बाद। तो मेरे साथ ऐसा हुआ सर कि 11 महीने 0 पे रहा, लेकिन 12वें महीने में एजेंसी एंडिंग के समय पता नहीं किस चीज़ की वो वेट कर रहा था, लेकिन वो जग जाता है फाइनली और उसके बाद चल पड़ता है। तो यही करता हूँ सर, मैं शुरू के 3-4 महीने कोशिश करता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ बीच में, और 12वें महीने में दोबारा टच कर लेता हूँ सर। अच्छा, लास्ट मंथ में आप 3 महीने के बाद, ठीक है, ये तरीका अच्छा है। तो साथियों, और भी कोई साथी हमारा, गिलानी जी, आप अपने विचार इस पर? मेरा भी जो है मेरा मीटिंग का तो ऑप्शन नहीं रहता है, बट ये है कि हाँ, कोशिश शुरू के 3-4 महीने में तो लगातार रहती है कि भी वो बिजनेस अपना प्रोक्योर करके लेके आए। अगर नहीं आता है तो मैं एटलीस्ट फिर वही वाली सिचुएशन है कि लास्ट महीने में उसको एक बार रिमाइंड ज़रूर करा देता हूँ कि भाई आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी अगर आप बिज़नेस नहीं लाएंगे तो फिर अगर वो कोशिश करता है तो पूरा उसको सपोर्ट है कि हाँ भाई आप लाइए और अपना बिजनेस कंप्लीट करिए। क्योंकि अननेसेसरली फिर एक ही एजेंट को लेके, और वो भी अगर 10-12 पॉलिसी या 6 पॉलिसी वाला एजेंट रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए फिर उसको छोड़ देते हैं कि अगर वो 3-4 महीने में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो फिर उसको छोड़ देता हूँ। फिर एक यही है कि लास्ट के मंथ में उसको ज़रूर रिमाइंड कराता हूँ कि भी आपकी एजेंसी इस मंथ में टर्मिनेट हो जाएगी अगर आप बिजनेस नहीं डालेंगे। और आपके पास तीनों ऑप्शन बता देते हैं जो एमडी जी आपको, जिससे वो फिर एट द लास्ट मोमेंट तो फिर यही बताना पड़ता है ना कि भाई आप इनमें से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दीजिए,
ताकि आपकी एजेंसी चलती रहे और आप जो है नेक्स्ट ईयर में जो है बेटर परफॉर्म करिए इससे अच्छा, ये चीज़ है। तो उसमें ये कम से कम ये कि भी आपका एजेंट जो है, अभी पीछे हमारे को जैसे ब्रांच में भी बोला गया कि आपके कुछ ऐसे एडवाइज़र जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो तो आप लाइए, उनके हम कोड नंबर लगवा देते हैं, एटलीस्ट 2 साल के लिए तो आपके पास रहेगा, नहीं तो वो ओपन है और कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल, कौन सा एजेंट कब काम करे, तो ये चीज़ है। थैंक यू सो मच गिलानी साहब। अच्छा, मैं एक बार अन्य साथियों को रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि हमारा टाइम अब 1 घंटा पूरा हो गया, अगर कोई भी बोलना चाहे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा संदीप सोनी जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है कि वो भी 2 शब्द रखें। इसके पहले मैं एक मंडे के लिए आप सबको एक जो हमारी एक्टिविटी होनी है साथियों, IRDA के कुछ प्राविधान बहुत ही जो हमारी क्लास को हमारी इंश्योरेंस संस्था जो हमारी LIC है इसको नुकसान पहुंचाने वाले आ रहे हैं, जिसमें 3 प्रावधान है। जो एक है कि कॉमन प्लेटफॉर्म जिसपे हमारा एजेंट दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी सेल कर पाएगा। दूसरा हमारा जो एजेंट्स के कमीशन की सीलिंग का प्राविधान है, तो वो जो प्राविधान बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अगर उनकी कमीशन की सीलिंग हुई तो 100% हमारा जो हमको क्रेडिट मिलता है वो भी उसी अनुपात में नीचे जाने वाला है। तो हमारी फेडरेशन है ये IRDA के प्रावधानों को हर संभव इसका जो भी पॉसिबल तरीका है उससे इसका विरोध कर रही है। उनको पत्रक दिया गया है, मैनेजमेंट को भी दिया जा रहा है और IRDA के साथ भी दिया जाएगा, और ये एक लंबी लड़ाई होने वाली है। इसकी शुरुआत एक वार्म अप है हमारा मंडे को साथियों, आप जितने लोग अभी हैं अपने ब्रांच में अपने साथियों को भी बताएं, आपके ब्रांच प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज को भी हम बताएंगे। मंडे को आपने एक बैनर बनाना है। बैनर अगर बाहर से 100-150 में बन सकता है वो बनवा लीजिए, या तो एक चार्ट पेपर पे बस अपना NFI FWI जागरूकता अभियान ब्रांच कोड ये लेके आप अपने ब्रांच में जाएंगे, एक पत्रक दिया जाएगा, अपने साथियों को समझाएंगे कि IRDA के प्राविधान कितने खतरनाक है, और एक अपने ब्रांच के साथियों के साथ एक जगह इकट्ठे होकर आपने फोटो खिंचवा के वो भेजनी है। ऐसा भारत की हर ब्रांच में होना है और इसकी एक PDF फाइल पूरी बन के जानी है। तो डिवीजन में जितनी भी ब्रांच है हमारी, सारे ब्रांच मंडे को एक समय नियुक्त, हम बता देंगे, कोई समय बता देंगे, उस समय आप लोग इकट्ठा हुए और फोटो क्लिक करें, एक पोस्टर बनानी है और एक पत्रक जो दिया जाएगा वो पढ़ के एक दूसरे को समझाना है। क्लास 1-3 को भी अगर मिलेगा, ये ज्वाइंट फ्रंट का कॉल है, इसमें हमारी यूनियन ने क्लास 1 और क्लास 3 यूनियन को भी शामिल किया है, और इसमें सेंट्रल ऑफिस ने भी हमारी मैनेजमेंट को कहा, हमारी फेडरेशन को कहा है कि आप इसको कॉल लें, इस IRDA के प्रावधानों का आप विरोध करें। तो इसकी सूचना आपको शाम तक दे दी जाएगी कैसे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है। अब मैं एक बार हमारे वाइस प्रेसिडेंट संदीप सोनी जी आपसे एक बार आग्रह करता हूं कि जो नया एजेंट है आपका, जो आपकी सर्विस भी 30 सालों की होने वाली है, एक नया एजेंट जो आप रिक्रूट करते हैं उसको आप इनिशियल क्या हैंड होल्डिंग करते हैं, एक 10 मिनट का छोटा सा लेके आप बताएं। थैंक यू मानवेंद्र। और अभी तक जितने भी स्पीकर ने बोला सब ने अपने अपने तरीके से बहुत अच्छे आइडिया दिए, और मेरे भी आइडिया उन्हीं में से ही कॉमन आइडिया है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे डिफरेंट है। मंथली मीटिंग जहाँ तक वाली बात है, मंथली मीटिंग जो बताया था कौशिक ने, मैं सचदेवा जी के रहने तक हमने कभी कोई मंथली मीटिंग नहीं मिस की, बट पता नहीं उसके बाद, क्योंकि हम इकट्ठे जॉइंट मीटिंग करते थे, उसके बाद मैं उस चीज को फॉलो अप नहीं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, करता हूँ लेकिन क्वार्टरली हो पा रही है। और लेकिन एक चीज जो नए एजेंट के साथ हैंड होल्डिंग वाली बात है, मैं जो ट्रेनिंग पार्ट है, मैं ट्रेनिंग पार्ट में बहुत जल्दी नहीं करता उसको बिजनेस की तरफ भेजने में कि भाई आज ही कोड लगा और आज ही तुम जो है 2 4 5 पॉलिसियां कर लो। मेरा ये मानना है कि हमारा अगर एजेंट ट्रेंड होगा तो ही हम उससे ढंग से काम ले पाएंगे। तो जो ट्रेनिंग का स्टार्टिंग है, मैंने उनको LIC के बारे में बताना और LIC का प्रोफाइल बताना, देन उसको लगातार अपने पास कुछ 2-3 दिन के गैप में अपने पास ऑफिस में उसको बुलाना और उसको
टुकड़ों में प्लान बताना, ना कि एक ही बार में सारे प्लान बता दिए। प्लान वही बताते हैं जो हमारे 100% क्रेडिट वाले हैं, और उसको मैंने अलग चार्ट बना रखा है कि भाई हमारे जो 4-5 प्लान है, जीवन, उमंग, आनंद, लाभ और लक्ष्य, ये पहले फेज के अंदर बताने हैं और बाकी जो है सेकंड फेज में बताने हैं। आपने एक जैसे मैनेजमेंट एक है आस्तु, उसके उसी तरह एक अपना कुछ बना रखा है, मैंने देखा आपकी सीट पे। हाँ, मैंने बना रखा है। क्या उसके बारे में कुछ बताएं? हाँ, वो मैंने ऑलरेडी एक्चुअली आस्तु से रिलेटेड ही एक स्लोगन मैंने भी दिया था। जब आस्तु आया था उसी को आइडिया देख के उसी से नकल मारी थी कि भाई मैंने लाभ, जीवन लाभ के हिसाब से लक्ष्य और उसका जो अलग अलग 5 चीजों का मैंने कॉम्बिनेशन बताया था। लेकिन बाद में क्योंकि ऐसा लगा कि कहीं मैनेजमेंट कल को इस चीज को वो ना ले ले कि भाई हम उसके एंगेज चल रहे हैं, तो मैंने नहीं उसी में कर दिया था। तो एक जगह मैंने ओब्लिक मैंने जो डाला था, मैंने उजाला करके उसका वर्ड डाला था। मैंने वर्ड डाला था आस्तु की जगह उजाला। उजाला मीन्स उमंग और जीवन लाभ, लक्ष्य और ऐसे आनंद, एक आनंद बनाया था। तो बाद में जो ऊपर वाला यू था, जो उमंग, उसको मैंने ओब्लिक करके उसको यूलिप भी एक ऐड कर दिया, ताकि कल को अगर कोई मैनेजमेंट वाला ऑब्जेक्शन उठाए, जी हम देखो जी हम कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज प्रमोट हमने LIC के प्लान है, LIC के प्लान कोई ऑब्जेक्शन? हाँ ठीक है, लेकिन LIC के स्लोगन को भी कई बार वो होता है। अदरवाइज मेरा उसके बाद सबसे बड़ी मेन चीज रहती है कि भाई एजेंट से मैं ये सबसे पहले पूछता हूँ कि भाई तुम जो है ट्रेनिंग किस लेवल की लेना चाहते हो, ये क्वेश्चन मेरा रहता है। तो उसका ये रहता है कि सर ट्रेनिंग में क्या फर्क है। कहते ट्रेनिंग में फर्क है क्योंकि एक ट्रेनिंग होती है जो कांस्टेबल वाली ट्रेनिंग होती है, पुलिस में तो तुम हो लेकिन एक कांस्टेबल वाली ट्रेनिंग मिलेगी, और दूसरी होती है IPS ऑफिसर वाली। तो IPS ऑफिसर जो होता है वो भी पुलिस का ही आदमी होता है, और उसकी ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। और एक कांस्टेबल, अगर कांस्टेबल वाली ट्रेनिंग होगी तो तुम्हें रेड लाइट पे खड़े होके ट्रैफिक मेंटेन करना पड़ेगा, और IPS वाली ट्रेनिंग लोगे तो उसके अंदर तुम AC वाली गाड़ी में और AC वाले ऑफिस के अंदर घूमोगे। अब बता दो कि कौन सी वाली ट्रेनिंग लेनी है। अब वो ट्रेनिंग तो हमने एक ही तरह की होती है, बट उसके मुंह से गुलवाना होता है। हर कोई वही कहता है सर IPS वाली ट्रेनिंग दे दो, तो फिर उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेलते हैं। भाई IPS टफ है, IPS में हर आदमी IPS ऑफिसर नहीं बन सकता। IPS ऑफिसर बनने के लिए बहुत सख्त एग्जाम, इंटरव्यू, बहुत कुछ निकलना पड़ता है। तो देखो कि हिंदुस्तान में कितने सारे कांस्टेबल हैं और कितने कम IPS हैं। कहता नहीं सर मुझे IPS ही बनना है। तो ठीक है जी, फिर उससे पूछते हैं कि IPS बने कितने पैसे तुम कमाना चाहते हो। तो वो एक एक्सेल शीट है, उसके अंदर मैं उसको उनके सामने खोल देता हूँ कि आप डालो कि कितने पैसे कमाना चाहते हो। वो कहता जी मैं 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, लाख रुपए महीना। तो वो एक्सेल के अंदर जैसे हम डालेंगे वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि इतने पैसे कमाने के लिए उसको कितना मंथली नैच करना है। तो मैं पहले मंथली नैच के ऊपर ही उनको मैं ट्रेन करता हूँ। और पिछले कुछ टाइम से मैं एजेंट्स को ये जरूर एजुकेट करता हूँ 2-3 चीज़ें, कि खासकर अब पुराने एजेंट्स को भी कर रहा हूँ और नए एजेंट्स को भी उसके अंदर कर रहा हूँ, कि आप जो है कभी भी क्लाइंट के सामने जब आप बात करते हो तो GST ना बताया करो। ये आदत छोड़ दो GST बताने की, आप सिर्फ प्रीमियम और प्रीमियम बताया करो। अगर किसी पार्टी का आप बात करते हो कि सर मैं उस आदमी से 50,000 का प्रीमियम ले रहा हूँ या मंथली ले रहा हूँ, तो मंथली प्रीमियम बताने की हैबिट डाल लो, चाहे भले ही बाद में उसको मल्टीप्लाई करके ईयरली पे ले जाओ, और विदाउट GST बताओ। तो एजेंट को थोड़ा सा कंफर्ट लेवल में आ जाता है, इजी हो जाती है उसको सेल करना। और दूसरा जो चीज हम बोनस की बात करते हैं, गारंटीड, और मैंने कुछ नए एजेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि उनको मैंने स्टार्टिंग से बीमाश्री पॉलिसी की तरफ डालने की हैबिट डाली, जो गारंटीड बोनस है। तो मेरा भी लास्ट ईयर मैंने एक नई एजेंसी दी थी, वो उसने कम से कम 9 या 10 पॉलिसी बीमाश्री ही बेची, और सारी की सारी आनंदा के थ्रू बेची। तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा हो गया कि भाई 10-10 लाख की पॉलिसी जो है वो एक नया एजेंट बेच रहा है, और सारी उसने आनंदा के थ्रू बेची, और 70-80 हज़ार के आसपास का 70,000 प्रीमियम ईच पॉलिसी उसको जो है निकालने में कामयाब हो गया। और उसको यही बताया कि भाई 70,000 रुपये पार्टी देगी और 50,000 रुपये LIC बोनस के रूप में जोड़ेगी। तो आप परसेंटेज काउंट कर लो कितना होता है भाई, 70,000 का 50,000 काउंट करो ना। हम काउंट करते हैं पूरी मैच्योरिटी और वो। तो एजेंट को वो समझ आया, उसने वही बात जो है आगे जाके क्लाइंट के दिमाग में डाली, सर 70,000 आप दोगे और पहले 5-7-50,000 देगी, बाकी उसके बाद 55,000। तो आप परसेंटेज कैलकुलेट करो। तो परसेंटेज जो है वो लगभग अगर आप देखोगे तो 80% से भी ऊपर उसका बोनस बन जाता है।
हमें कहते हैं कि सर आप 70,000 के अगेंस्ट 80% बोनस कहाँ पर मिलता है। अब वो जो एजेंट वो जो वो दिमाग के अंदर, क्योंकि हमें जो इंजेक्शन लगाएंगे वो इंजेक्शन आगे जाके उसका आगे चलेगा। और बीमा श्री वेरी गुड प्लान। बीमा श्री है। और पिछले कुछ टाइम से मैंने लास्ट ईयर से मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो शायद हम में से कुछ लोग करते भी होंगे या नहीं। मैंने पहली अपनी लाइफ की जीवन शिरोमणि बेची थी। तो मैं लगातार अपनी टीम में बार बार एजुकेट कर रहा था कि एक पॉलिसी जीवन शिरोमणि की यार कोई बेच ले। तो एक एजेंट मेरा निकल के आया जिसने ये पहली जीवन शिरोमणि बेची। तो उसके बाद जैसे ही इस साल मैंने फिर वो जो है नारा सबको दिया कि सभी एजेंट्स जो हैं इस साल एक जीवन शिरोमणि और करेंगे, एक एक जीवन शिरोमणि करो। तो मेरा ताकि एक बड़े इंश्योरेंस की तरफ एजेंट ढूंढेगा। सारा साल आप कुछ भी करते रहो, हमें कोई फर्क नहीं, आप छोटी करो पॉलिसी बड़ी करो, लेकिन एक जीवन शिरोमणि करो। तो इस साल भी मेरी एक हो गई है और दूसरी उम्मीद है कि आने वाले 8-10 दिनों के अंदर दूसरी भी हो जाएगी। तो अगर साल में 4-5 जीवन शिरोमणि कर दी, कुछ बीमा श्री कर दी और बाकी रूटीन की हमारी मंथली नैच और वो सब चल रहे हैं, तो ओवरऑल हम जो है अपनी उस जो फाइटिंग है हमारी कॉस्ट के साथ लड़ना और सब चीजें, उससे हम जल्दी बाहर आ जाते हैं। और हमारा एजेंट की भी एक बड़ी इनकम जब उसको नजर आती है एक ही शॉट में, तो बोलता है साल में सिर्फ 365 दिन में एक क्लाइंट ढूंढ लो जिसको हम जीवन शिरोमणि बेच सकते हैं। तो ये मेरे कुछ आइडियाज हैं जो मैं अपने नए एजेंट्स के साथ भी कर रहा हूँ और अब धीरे धीरे पुराने एजेंट्स को भी उसी लाइन के ऊपर ला रहा हूँ। और बाकी पर्सनली उनके ऑफिस में जाना, उनके घर में जाना, जो कि यादव जी ने भी बताया, वो मैं करता रहता हूँ बीच बीच में, और उसके इफेक्ट आते हैं, वाकई आते हैं उस चीज के जब हम एजेंट को इन्वॉल्व करते हैं। और ट्रॉफी वाला, हाँ, एक लास्ट में मैंने अभी लास्ट ईयर एक ये भी एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी कुछ आधा कामयाब हुआ आधा नहीं हुआ। मैंने अपनी टीम को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और पूरी टीम को, और कोई भी नया एजेंट आता है तो उनको मैं किसी ना किसी एक नए ग्रुप में डालता हूँ और 5 ग्रुप को मैंने एक एक टीम लीडर दिया हुआ है। अपने ही टीम में से 5 एजेंट्स को जो है सेहरा पहना दिया कि भाई तुम अपनी अपनी टीम संभालोगे, और आपस में 5 टीमों का आपस में कंपटीशन करवा देते हैं। टीम का नाम भी रखा है आपने? अभी मैंने नाम एक्चुअली इसलिए नहीं ज्यादा अभी रखे, अभी मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे वाली टीमें रखी हैं और फ्राइडे तक रखी है। और साथ में उनको ये कहता हूँ कि हर टीम अपने डे वाले दिन जरूर एक्टिव रहेगी, और महीने के बाद हम ये देखेंगे किस टीम ने जो है सबसे ज्यादा काम किया उसको हम सम्मानित करेंगे और टीम लीडर को अलग से सम्मानित करेंगे। तो वो आपस में थोड़ा सा उनमें होड़ रहती है। टीम लीडर का चुनाव कैसे करते हैं? जो पॉजिटिव है, जो प्रो LIC प्रो हमारी बातें सुनता है, क्योंकि जो सुनेगा नहीं, जो भागेगा उसको हम नहीं बनाएंगे। जो हमारे तरीके से चलेगा और चलाएगा उसको हम वो करेंगे। जो आगे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करे, ज्यादा बहस करे, उसको हम बाहर रखते हैं। और इस तरीके से वो उनमें से मेरी 5 की 5 टीमें नहीं एक्टिव हैं बहुत सारी, लेकिन 3 टीमें मेरी बहुत अच्छी एक्टिव चल रही हैं और तीनों के कैप्टन तो आपस में नंबर 1 रहने के लिए भागते हैं। अब उनके नंबर 1 रहते रहते हम आपस में काम आ जाता है थोड़ा सा। ये जो एक फार्मूला जो है मैं यूज करता हूँ। थैंक यू सो मच संदीप सोनी सर। अब हमारा जो साथी जो भी हैं, अगर उनके पास कोई आइडिया शेयर करने को हो या कुछ सवाल हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, अनम्यूट होकर अपने आप को सब लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं राजीव गुलाटी जी हमारे जो टीम के प्रेसिडेंट है, एक बार मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारा सेशन 1 घंटे का था, हमने बिल्कुल टाइम के अंदर इसको कंक्लूड किया है। 11:10 पे हमने शुरू किया था, 12:14 हो रहा है। तो अगर 1 मिनट का समय देता हूँ, अगर कोई के पास किसी पर कोई सवाल है या कुछ शेयर करना चाहता है तो पूछे, नहीं तो गुलाटी जी इसको कंक्लूड करेंगे। बोलिए मैडम, बोलिए। सर, मुझे थोड़ी बात ये चाहिए कि जैसे एक नया एजेंट कोई भी हमारा बन गया तो वो मिलना, ऑफिस में बुलाना, वो सब तो हम कर रहे हैं, बट हमारे पास ऐसा कुछ मीटिंग वीडियो या कोई PDF फाइल ऐसी कुछ हो तो वो शेयर जरूर करें, ताकि वो हम नए एजेंट को दे सकें, जिससे वो थोड़ा सा अपना घर पे ऑफिस में भी देख के थोड़ा सा और आगे बढ़ सके, उसकी नॉलेज बढ़ सके। एक 3-4 साल पहले एक वेलकम किट दी जाती थी और हम 1-2 बार हमने डिमांड करी है डिवीजन में,
फिर इस बात को रखते हैं, वेलकम किट तरह की कोई चीज मिल जाए नए एजेंट को, कोई बुकलेट जिसमें सारे प्लान हो और सारे कुछ सर्कुलर, इंपॉर्टेंट सर्कुलर हो। अब सर वो तो ठीक है, जब आएगी तब आएगी, उसका हम कुछ नहीं, बट हमारे पास अगर सॉफ्ट कॉपी ही हो मनोज जी, हाँ मनोज भाई, वायम पे ऐसी कई सारी चीजें अवेलेबल हैं और मैं देखता हूँ मेरे लैपटॉप में पड़ी होगी तो मैं शेयर करता हूँ। एक बार आज ग्रुप में शेयर करिए। हाँ ग्रुप में करता हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं जो वो अपने नए एजेंट्स को कैसे ट्रेनिंग देते हैं, तो वो मैं करता हूँ। एक्चुअली कुछ जो उन स्लाइड्स में कुछ चीजें बदल गई होंगी, जैसे हाँ थोड़ा यही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी पुरानी होंगी लेकिन अभी भी रेलेवेंस है उनका। हाँ, जैसे अब एनबी अंडरराइटिंग काफी चेंज हो चुकी है, और फिर भी आप वो शेयर करिएगा। से तो आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस आ रहा है सर बहुत। एक मिनट में सबको म्यूट करता हूँ। हाँ, मैंने सबको भी म्यूट किया हुआ है। एक बार गुलाटी जी आप अपनी बातों पर रखें। मैं पहले अभी जो कोई क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दे दें, उसके बाद ही मैं अभी शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा ना, अभी रीना मैडम है 122 ब्रांच से, इनको कहते हैं नए एजेंट्स को कुछ पीडीएफ फाइल या कुछ जानकारी की चीजें मिल जाए, सॉफ्ट कॉपी में मांग रही हैं जो शेयर करने के लिए। तो वैसे तो ग्रुप में मनविंदर वगैरह सब शेयर करते रहते हैं, उसमें प्लान प्रेजेंटेशंस और प्लान की डिटेल्स होती हैं, ये शायद सबके पास होंगी। अगर कोई किसी के पास है तो वो शेयर कर दे मेन ग्रुप में। मैं आज सभी पार्टिसिपेंट्स का और सभी स्पीकर्स का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने एक बहुत फ्रूटफुल और बहुत ही एक ऐसा प्रोग्राम जो जिससे सभी को फायदा हुआ होगा वो किया। आज के प्रोग्राम के बारे में आप लोगों के पार्टिसिपेंट्स के क्या विचार हैं? आज आप फेडरेशन के ग्रुप में जरूर अपनी फीडबैक दें, और ऐसे प्रोग्राम हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। आपके सजेशंस आए, जो टॉपिक आप लेना चाहते हैं उसके बारे में आप अपने सजेशंस दें। और मैं पर्टिकुलरली आज शुभांकर और संजय गिलानी दोनों ने आज एक एमडीआई की नॉलेज दी, एमडीआई के बारे में बताया कि एमडीआई मैंने भी 3 दिन का एमडीआई गुड़गांव में सेशन अटेंड किया हुआ है। बहुत ही एक हाई क्लास फैकल्टी है उनकी, वो इंडिया के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में से है। और वहाँ पे जैसे संजय ने बताया कि आज उनको जो बताया गया उसके बारे में उन्होंने शेयर किया, उनके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। संजय गिलानी जी का धन्यवाद। और शुभांकर का तो मैं फैन हूँ। शुभांकर की मेरे को पहले कभी आज से 15-20 साल पहले शुभांकर ने ये सारी जानकारियां दे दी होती तो मैं भी आज शायद राजीव गुप्ता या राकेश गुप्ता की तरह होता। तो मेरा जरूरत है राकेश गुप्ता और राजीव गुप्ता से, आप राजीव गुलाटी रहो, हमारे सबके लिए पूरी क्लास के लिए वो ज्यादा बढ़िया है। नहीं मैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये शुभांकर और ज्यादा खुश हो आप, शुभांकर और बाकी सभी ने स्पीकर्स ने अपना यतिन ने बहुत अच्छी आज फीडबैक दी। वो लास्ट में सेशन में नहीं थे और इस सेशन में उन्होंने उसकी कमी पूरी की है। तो मेरी तरफ से सबका धन्यवाद और फीडबैक की इंतजार रहेगी आप सबके कि आज का आपका फीडबैक कैसा रहा। ओवर टू मनविंदर। थैंक यू साथियों, आपने बताया। मैं चीजें बोलना चाह रहा हूँ, अगर है 1 मिनट का समय बस तो। बिल्कुल। अरे एक तो ये कि जो आज का टॉपिक था ना, इस पे सर मनोज कौशिक जी से भी कभी बुलवाओ, मेरी ब्रांच मेट है और सर ये नए एजेंट को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। तो अभी 10 मिनट का समय अभी एक्सटेंड कर देते हैं। मनोज कौशिक जी, मनोज जी रेडी हैं तो बिल्कुल बढ़ा लेते हैं सर, सबके लिए फायदेमंद रहेगा। मनोज भाई हाँ जी, डिमांड है आपकी। मनोज भाई डिमांड आई है आपकी।
ये ना शुभांकर मेरे साथ रहता है तो इसलिए मनविंदर इसको सर लगता है डिस्टरबेंस आ रहा है, आप सबको म्यूट कर दीजिए सर, म्यूट मनोज करो, सर को रख मनोज भाई, दीजिए। मनोज भाई आप अपना को म्यूट कर लेना। हेलो, राम राम जी, राम राम। राम राम जी भाई साहब। मैं कह रहा हूँ कि मेरा कोई ऐसा अलग से कोई सिस्टम नहीं है कि मैं अलग कोई ट्रेनिंग देता हूँ। यही जो आप लोगों ने बताया सब यही है। बस ये है कि मैं थोड़ा सा जाता हूँ उसमें तो थोड़ा डिटेल में चला जाता हूँ। तो ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि यार कई कई घंटे ट्रेनिंग देता है, क्या सिखाता रहता है। तो बाकी कुछ नहीं है, बस यही होता है। बल्कि आज मैं खुद से कई चीजें मैंने की हैं कि भाई जो चीजें मैं नहीं कर रहा था वो मुझे भी करनी चाहिए। कि एक तो मैं ज्वाइंट कॉल, जैसे शुभंकर ने बताया, हम करते ही नहीं है। हमारी ब्रांच में मेरे ख्याल से ही कोई ज्वाइंट कॉल पे जाता हुआ। और मेन तो फोकस यही रहता है कि हम अपना जो मतलब मुझे लगता है मेरी स्ट्रेंथ, मैं तो यही करता हूँ कि सामने वाले को ट्रेनिंग में ही मतलब इतना मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि वहां से छूटा हुआ और सीधा बीमा करना शुरू। तो कभी ये सक्सेसफुल होता है, कभी अनसक्सेसफुल होता है। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा महीने में ही जो है 10-20 पॉलिसी कर लाया। कभी कभी ऐसा होता है कि काफी हो। लेकिन बाकी सारी चीजें जो शुभांकर बता रहा था लगभग लगभग हमारी सेम ही है कि छोड़ते नहीं है। जैसे इन्होंने बताया कि कोई एजेंट अगर नहीं काम कर रहा है तो बीच में भले ही उसको छोड़ दिया, लेकिन लास्ट में जाके फिर 12वें महीने में नहीं, मैं 11वें महीने से जो उसको फॉलो करना शुरू कर देता हूँ। एजेंसी वो टर्मिनेट हो सकती है, आप इतना काम आपको मिनिमम करना है। तो उसमें वो कई बार मैंने देखा है, मतलब काफी बार वो बच जाती है उसकी एजेंसी और इस बहाने काम भी आ जाता है। इवन शुभांकर की टीम बड़ी है तो इसका तो हम देखते हैं कि एजेंसी एंडिंग जो है वो लास्ट के दिनों में 40-50 पॉलिसी पे पहुंच जाता है। तो यही है मेन। तो मतलब कुछ खास अलग से मैं करता नहीं हूँ। बाकी नेक्स्ट टाइम के लिए मैं कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रखूंगा जो कुछ अलग चीज मैं बता सकूँ किसी को। फिलहाल कोई ऐसी अलग से कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं अलग करता हूँ और इसमें ऐड ऑन कर सकूं। चलो थैंक यू मनोज भाई। मनविंदर सर मंडल के ग्रुप एक मिनट मैडम, मंडल के ग्रुप में अपनी फीडबैक और मंडल के व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी फीडबैक जरूर दें। बताएं बताएं मैडम। कंटिन्यू मैडम, कंटिन्यू। हाँ मनविंदर सर, अगर जैसे कई लोगों के पास एक पूरा प्रेजेंटेशन होता है एजेंटों को दिखाने के लिए बनने के बाद। जैसे किसी को घर देखना है तो घर का पीडीएफ प्रेजेंटेशन नहीं होता, दिखाते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई, वैसे सेम गोज टू अगर कोई किसी डीओ के पास ऐसा हो प्लान वाइज, मतलब उनको एक्सेल फाइल या पीडीएफ के थ्रू अर्निंग चार्ट दिखाते नहीं है, इतना इतना करोगे तो आपकी 10 साल में इतनी अर्निंग होके इतने करोड़ों में पहुंच जाएगा कमीशन। एंड उनका जो बेस्ट एजेंट है उनकी अर्निंग कितनी थी, वो कहाँ से स्टार्ट किए थे, 1-2 लोगों की लाइव स्टोरी टाइप का पीडीएफ फोटो कुछ हो तो एक हम एक किट बना दें ऐसी जिससे मोटिवेशनल, हाँ, सक्सेसफुल स्टोरी एंड विद एक्सेल फाइल या कुछ भी एक अर्निंग चार्ट के साथ कुछ और भी शो जिसमें ये दिखाया रखा हो कि भाई 100 पॉलिसी इतने इतने की करोगे तो आप एमटीआरटी अचीव कर लोगे या इतनी अर्निंग। अगर ऐसा कुछ मिल पाए तो इट विल बी गुड। चलो आज हम यही काम करते हैं। मनोज भाई शेयर करेंगे, मैं भी ढूंढता हूं। मैंने खोला है अभी लैपटॉप ना, तो कुछ मुझे मिल रहा है ऐसा, तो अभी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। और मैं एक बार सबको थैंक यू बोलूंगा। और ये मनविंदर जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। एक सेकंड में म्यूट कर रहा हूं। बोले मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे कि हम ये कर सकते हैं कि हम डिवीजन में अपना जो है हर डेवलपमेंट ऑफिसर कोशिश करे कि अपने एक जो सक्सेसफुल एडवाइज़र है, ठीक है, उसकी एक स्टोरी जो है हम लोग बनाएं, एक उसका सिंगल एक पीडीएफ पेज बनाएं और वो शेयर कर दें। उसको हम एक कंपाइल करके जो है, क्योंकि ये हमारे के ये लोकल लेवल पे हो जाएगा। हमें नहीं मालूम भरत पारिक कौन है, हमें नहीं मालूम कि वेंकटेश्वर राव कौन है, ठीक है, बट हमें ये मालूम है कि हाँ जी आपका जो एजेंट है, हमारे जोन का, हमारे डिवीज़न का जो एजेंट है वो कितना सक्सेसफुल है। तो हम ये कर सकते हैं कि हर डेवलपमेंट ऑफिसर अपना एक सक्सेसफुल एजेंट निकाले, उसकी एक लाइफ स्टोरी बनाए और उसको हमारे को शेयर करे। उसको हम कंपाइल करके सबको दे दें और ताकि वो दिखा सके, देखो जी ये फलाने का एजेंट है, इसने इतना प्रोग्रेस किया, इतने पे आया था और आज इतने पे बैठा।
संजय मेरा एक सजेशन है एक आप सैंपल के तौर पे एक आप अपना बना के मैं बना के शेयर कर देता हूँ, तो उससे बाकी लोग उसको देख के बनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि हमारे पास और नहीं तो कम से कम 100-150 सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी लोकल अपने डिवीजन की ही। बहुत अच्छा आइडिया है सर। ठीक है ना। मैं जो नया एजेंट है, जो वही वाला जो काम नहीं कर रहा, जो आखिरी महीने में 0 पर आउट हो रहा है, उसको जैसे शुभांकर ने कहा 11वें महीने से वो शेयर करते हैं अपने की उनको क्या पूरा करना, उनका टारगेट पूरा करना। तो ऐसे एजेंट्स को मैं देखता हूँ और कई बार होता है कि पूरे साल नहीं किया और आखिरी में वो सोलो पॉलिसी कर गए। तो हमारा एक मिनट जी, मैं बोलना चाहता हूँ। बोले सर। एक जैसे अभी सीमा मैडम कह रहे हैं ना, सीमा साहब ने बताया कि भाई 2000 की एक्सेल शीट या 2500 की उसको हम डबल कर लें कि 5 साल काम करता है 2500 की 50 पॉलिसी, तो उसको कितनी कमीशन आ जाएगी नैश मोड में ना। ऐसी एक शीट बना दें। पहले एक चार्ट बना भी हुआ था उस टाइम पहले ना, 2 या 2500 जो भी अमाउंट आप ठीक समझे, उसको फिर डबल करके समझाया जा सकता है। अगर 5000 रुपये महीने के 50 केस करते हैं तो इतनी आपकी इनकम आगे 5 साल के बाद आ जाएगी। जैसे सोनी साहब बता रहे हैं ना, वो एक्सेल शीट में अपने प्रेजेंटेशन वहाँ दिखाते हैं। अगर ये कुछ प्राइवेट वालों ने बनाई भी थी पहले एक्सेल, उसमें ना हम फिर उसको प्रिंट करा सकते हैं, कुछ कॉस्टिंग रख के ना। अगर कोई मटेरियल चाहता है दियो तो एक रीजनेबल कॉस्टिंग, जैसे 1000 प्रिंट करा लिया, 5 रुपए या 7 रुपए 10 रुपए पर पेज उसकी कॉस्ट आएगी, वो जो लेने चाहे ले सकते। चलो हमको मिलजुल के काम करना, मिलजुल के बनाते, जो कि आप एक नया एजेंट 2 दिन पहले जनवरी में बनती थी। जनवरी में अगर एमडीआरटी करना है, जैसे अभी जनवरी के मंथ में इतने आप 200-250 पॉलिसी इतने अमाउंट की कर दो, मुझे जो थोड़ा याद आ रहा है। पहले समझ गया नैश टू एमडीआरटी जो सीमा मैडम ने कहा उसको, और बाकी जो हमारे कुछ साथी हैं इनको शुभांकर भाई हैं, मनोज हैं, ये भी अपने लेवल पर। और ये मुझे बात 2 पॉलिसी बताओ, 5-5 वो समझ नहीं पाता, 2 में एक केस कराओ पहले, वो ज्यादा। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। जैसे या उन्होंने बताया ना 5 पॉलिसी बताते हैं, 5 पॉलिसी नहीं समझ पाता है। मेरा अपना ये विचार है। ठीक है, यही हम लोग एक दूसरे के विचार सुनते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार अपना लेवल कर रहा हूँ फिर से कहीं से तो आ जा रहा है पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो जो नया एजेंट जो हमारा जिसने पॉलिसी नहीं करेंगे, जो चल नहीं पा रहा, उसमें उस एजेंट को 9वें महीने में, 11वें महीने में, 12वें महीने में जो उसको क्या करना चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट है जिससे उसकी एजेंसी बचे। तो आजकल हमारे पास जो प्रगति ऐप है ना, प्रगति ऐप में हम डेली अपडेटेड एमएबी, आपका एमएबी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप हर महीने का डेली का अपडेटेड एमएबी ले सकते हैं। तो जैसे ये एमएबी लेके, और जो एजेंट उस मंथ में है, जो जैसे 0 पे अटका हुआ है ना, जो 1-2 पॉलिसी पे अटका हुआ है, 2 पॉलिसी से किसी की एजेंसी बच सकती है, ये स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। इस पे सारे एजेंट्स को शेयर करते हैं जो उस मंथ का एजेंट हो, और उसको बताते हैं एजेंसी बचाने के लिए 2 लोगों का बीमा अभी करना है, 38 दिन बचे हैं। क्योंकि इनका 4 लाइफ कर चुके हैं, 70,000 रुपए इनका प्रीमियम हो चुका है। तो एक 9 मंथ, 11 मंथ और 12 मंथ की फॉलोअप जो है नए एजेंट्स को, क्योंकि वो कई बार वो फोन नहीं उठाते, जो 0 नंबर ही होते हैं या जो फोन उठाना छोड़ देते हैं, उनके लिए एक ये मैंने बना रखा है, जो एकदम लास्ट में बताते हैं कि 3 तरीके से आप अपनी एजेंसी को बचा सकते हैं। 12 लाइफ करके जिसमें प्रीमियम की कोई कंडीशन नहीं है, 6 लाइफ करके जिसमें 50,000 प्रीमियम कर सकते हैं, या 1 लाख प्रीमियम करके जिसमें पॉलिसी की बाउंड्री नहीं है, और इसमें आपको जीएसटी जोड़ना 4.5%। एक नोट भी डाल देते हैं कि 6 लाइफ करेंगे तभी आपका बोनस आपको मिलेगा, जो 40% ऑफ फर्स्ट ईयर कमीशन होता है।
तो एक ये फॉलोअप जो एजेंट 0 नंबरी है वो उससे 9 मंथ 11 मंथ और 12 मंथ पे जरूर करते हैं, उसको हिंदी में भी बता देते हैं। तो कई बार आखिरी महीने में वो बंदा कर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि एक पॉलिसी करके तो मैं बता ही सकता हूँ, 6 पॉलिसी करके तो बता ही सकता हूँ। तो एक ये मानवेंद्र जी जो ये MBG वाला आपने बनाया हुआ है ना, वो प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा फेडरेशन वाले। हाँ, MBG वाला मैंने इमेज बना रखा है, और जो इमेज बनाया हुआ है आपने, हाँ वो मैं अभी शेयर कर दूंगा। वो एक बार आप ये मैं काफी साल पहले बनाया था, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो फिर भी कर दूंगा। एक बार कर दीजिए। और जो आपने हिंदी में वाले भी लिखे हैं ना, वो वाला भी शेयर कर दीजिए। मैं बिल्कुल। तो फिर उससे वो एजेंट को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ आ जाता है कि इतना बिजनेस करके मैं एजेंसी बचा सकता हूँ, और उतना बिजनेस वो ढूंढने का प्रयास करता है, वो मिल जाता है। तो छोटा सा ये मेरा मैंने बताना चाह रहा था। तो आज की मीटिंग में शामिल सभी लोगों का मैं सभी को थैंक यू बोलता हूँ, सभी का धन्यवाद। और कुछ टॉपिक आप लोग सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो हम सीखते हैं ना मीटिंगों में जाके, प्रेजेंटेशंस पे जाके, उससे ज्यादा हमको सीख, उससे ज्यादा आइडियाज हमको यहाँ पे एक दूसरे के साथ बात करके आते हैं। मैं तो ऑब्जर्व करता रहता हूँ, ब्रांच में साथियों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। मेरे पास 2 ब्रांचेस का अनुभव है, मैं पहली ब्रांच में भी और इस ब्रांच में भी सबको, चाहे वो नया किसी भी लेवल का उसको मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो ऑब्जर्वेशन से, बातचीत करके एक दूसरे से सीखने को बहुत ऑप्शन मिलते हैं, और इससे एक तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा और खुद को भी सेटिस्फेक्शन आता है। भाई नौकरी तो हमारी जो आज की कंडीशन है, तो उसमें नौकरी तो सेफ ही है, बट लेकिन जो अपने आप को सेटिस्फेक्शन है कि मैं कुछ अपना योगदान कर रहा हूँ, अपनी संस्था को कर रहा हूँ, और मेरी फैमिली, अगर मैं इस तरह से एक रोज अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करूंगा तो मेरे पास इंसेंटिव भी आएगा, आईडी भी आएगा, और फैमिली को भी इसका फायदा होगा। तो थैंक यू सो मच साथियों। और आज की मीटिंग को अगर सबकी इजाजत हो तो इसको आज की मीटिंग को यही करते हैं, और अगले महीने फिर किसी टॉपिक पे आप सजेस्ट करें, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जिस पे हम अपने आइडियाज को शेयर कर सकें, तो उस पे हम जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।